सभी पर्यवेक्षक जो हैं वो इस वेबिनार में जो हमें सीधे तौर पे सुन पा रहे हैं, अब सबसे निवेदन है कि मीनवाइल अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी निगरानी करते रहें कि कितनी कार्यकर्ताएं अब तक वेबिनार से जुड़ चुकी हैं। जो अभी हमारे पास संख्या है, लगभग 2000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इस वेबिनार को यूट्यूब पे सुन रही हैं। तो उस चीज का हम लगातार कोशिश करें कि लोग जुड़ते चले जाएं, और आज हमारा व्यूवरशिप जो है वो लगभग 50% एटलीस्ट हो कि 50,000 के आसपास हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इस आज की यूट्यूब लिंक को सुन पाए। मैं अभी आज के इस कार्यक्रम वेबिनार को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले स्वर्णिमा मैम को इनवाइट करता हूं कि मैम आज के वेबिनार के लिए हमको वेलकम मैम का जो नोट है वो हमको मिले। देन हम इसके बाद से, जैसा कि आज का वेबिनार तय किया गया है कि हमने जो आपको एक सामग्री भेजी है, मार्गदर्शिका पुस्तक भेजी है IMM प्रोग्राम के लिए, उसके संदर्भ में हम विस्तार से बात करेंगे और कुछ कुछ उसके हिस्सों को हम साथ में पढ़ेंगे। तो मैं स्वर्णिमा मैम को सबसे पहले इन्वाइट करता हूँ। थैंक्स तारकेश्वर। आज का जो सीसैम पर ओरिएंटेशन वेबिनार है, इसमें सभी डीपीओस का, सीडीपीओस का, सुपरवाइजर्स का और यूट्यूब के माध्यम से हमारे जो आंगनबाड़ी वर्कर जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को ये बुक दिख रहा होगा मेरे हाथ में। आप सभी लोगों को ये मेरे हाथ में बुक दिखाई दे रहा होगा, ये सीसैम का बुकलेट है। और ये जो बुकलेट है आज इसी का पठन, इसी का पाठन और इसके बारे में ओरिएंटेशन करने के लिए, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? मैं ऑडिबल? हाँ, इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये जो किताब आप लोगों को दी गई है, सीसैम बुकलेट, ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, बीएमओ हैं, सीडीपीओ हैं, सीएमएचओ हैं और डीपीओ हैं, मतलब हमारे और हेल्थ डिपार्टमेंट के दोनों के जिले स्तर के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी के लिए सीसैम बुकलेट दी गई है। अब ये बुकलेट दी गई है तो इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बात होगी। और ये जो बुकलेट है, ये बुकलेट आप लोगों के लिए एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट तैयार की गई है, जो कि आप लोगों को ये बताएगी कि हम लोगों को कैसे कैसे काम करना है। इसके पहले मैं दो बातें और आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि जो मध्य प्रदेश की पोषण नीति जारी हुई है, उसमें IMM प्रोग्राम को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कुपोषण का एकीकृत प्रबंधन उस राज्य की पोषण नीति का मुख्य अंश है। और साथ ही साथ 1000 दिन जो प्रथम 1000 दिन जीवन के होते हैं, गर्भस्थ शिशु से लेकर के बच्चे की 2 साल तक की उम्र तक के लिए, ये भी राज्य की पोषण नीति का हिस्सा है। इन दोनों चीजों पर कैसे काम करना है वो सब इस किताब में लिखा हुआ है, इसीलिए आप दोनों लोगों को ये किताब दी गई है। इसके अतिरिक्त आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड चल रहा है। कोविड के संक्रमण काल में आंगनबाड़ी केंद्र में कब तक बच्चे नहीं आएंगे ये हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस कोविड के संक्रमण काल में किस प्रकार हम लोग बच्चों का कुपोषण का प्रबंधन कर सकें। कुल मिलाकर हम किस प्रकार बच्चों की स्क्रीनिंग करके सैम बच्चों को IMM प्रोग्राम एकीकृत प्रबंधन, कुपोषण का एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत किस प्रकार हम बच्चों की स्क्रीनिंग कर उनको कुपोषण की श्रेणी में चिन्हांकित कर सकें। हम लोग फिर उसमें सैम बच्चों के लिए क्या कर सके, मैम बच्चों के लिए क्या कर सके, इस किताब में पूरा प्रोटोकॉल दिया है। उसके अलावा इसमें यह भी दिया हुआ है कि 1000 दिन क्या होते हैं, 1000 दिन के अंतर्गत गतिविधि क्या क्या होगी और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर सीडीपीओ का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो कुल मिलाकर अब तारकेश्वर आपको इस किताब के बारे में साथ में वो बताएंगे। और आज हम इस वेबिनार के माध्यम से इस किताब को लगभग पढ़ सा लेंगे, जिसमें हर कोई इस किताब के बारे में जान ले कि इस किताब में क्या लिखा है। और हम ये अपेक्षा इसके बाद करेंगे सुपरवाइजर्स से कि सुपरवाइजर्स इसी प्रकार 4-5 के ग्रुप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर इस किताब के बारे में पेजेस को देखे, पढ़े और उनको ओरिएंट करे, जिससे सब समझ सकें कि कुपोषण का एकीकृत प्रबंधन कैसे करना और 1000 दिवस के अंदर कैसे बच्चों की देखभाल करना है।
तो मेरा आपसे ये कहना है कि आज आप लोग अलग से तो आप लोग शायद इतना बैठकर पढ़ नहीं पाओगे, तो कृपया कर अभी ध्यान से जो तारकेश्वर बता रहे हैं उसको आप देख समझ लीजिए, और इसी प्रकार अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसकी समझ को विकसित करिएगा, क्योंकि इसके पश्चात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से टेलीकॉलिंग के माध्यम से कुछ प्रश्न किए जाएंगे, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समझ कितनी है IMM प्रोग्राम के बारे में या 1000 दिवस के बारे में, उसका फिर यहाँ से सर्वे करवाया जाएगा। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी ये शुरू हो रहा है, आप लोग अपने सेक्टर सुपरवाइजर्स को खबर कर दीजिए, सुपरवाइजर्स को, कि वो लोग भी यूट्यूब के लिंक के माध्यम से जुड़ जाए, कि सभी की एक समझ इस पर विकसित हो सके। इतना मैं अपना कहती हूँ, और इसके बाद मैं तारकेश्वर को रिक्वेस्ट करूंगी कि तारकेश्वर इसमें आगे ओरिएंट करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो अभी हम एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से इस पूरे बुकलेट को देखने की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके सामने किताब अभी खोली गई है, ये पहला जो आपको सभी को ये किताबें वैसे सॉफ्ट कॉपी में भेजी गई हैं, और ये किताबें जैसे कि मैडम ने बताया है प्रिंट होकर के आप सबके पास पहुंचेगा। सभी आंगनवाड़ी कार्य पहुंच चुकी होगी। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सभी आशा, सभी ANM, सभी हेल्थ सुपरवाइजर, सभी हमारे महिला बाल विकास के सुपरवाइजर, सभी BMO, सभी परियोजना अधिकारी और सभी जिलाधिकारी और सभी CMHO, ये सबको किताब भेजी जा रही है ताकि सबके पास में जो भेजी गई है, जो सभी के पास में, ताकि हमारे इस कार्यक्रम के जो क्रियान्वयन की जो तरीके हैं, रणनीति है, वो एक रूपता बनाए रखें पूरे प्रदेश में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो पहला अनुक्रमणिका वाला पेज आपके सामने मैंने यहाँ ओपन करके रखा है, तो इस किताब को हमने लगभग 5 हिस्सों में बांट के रखा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसमें सबसे पहला है कि आपको इस पूरी किताब को पढ़ने से कुपोषण की एक मोटी समझ बनेगी, एक सामान्य समझ बनेगी कि कुपोषण क्या है और कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं, कुपोषण दूर करने के जो प्रभावी तरीके हैं, उनको कौन कौन से प्रभावी तरीके हैं, उनको आप इसमें समझ पाएंगे। साथ ही आप इस किताब में ये भी जान पाएंगे कि कैसे हमें एक बच्चे का वजन लेना है, कैसे हमें एक बच्चे की लंबाई और ऊंचाई को मापना है, कैसे हमें जेड स्कोर टेबल का उपयोग करना है, इसको जान पाएंगे। इसके दूसरे हिस्से में आप IMM कार्यक्रम के अंतर्गत CSAM वाले बच्चों के जो प्रबंधन के 10 तरीके रणनीति हैं, उसको जान पाएंगे। इसी किताब के तीसरे हिस्से में आप जो मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं, मैम बच्चे जो होते हैं, उन बच्चों के प्रबंधन के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए फील्ड स्तर पे, उसको आप जान पाएंगे। और इसी किताब के चौथे हिस्से में जो हमारे अभी सबसे इम्पोर्टेंट, जिसपे हम बार बार जोर दे रहे हैं, अपनी राज्य पोषण नीति में हमने जोर दिया है, अपनी पोषण प्रबंधन रणनीति जो सभी गाँव में, सभी जिलों में तैयार की गई है, उसमें जोर दिया है। 1000 दिवस में हमें किन किन सेवाओं पर विशेष ध्यान देना है, उसके बारे में को विस्तार से बताया गया है। और इसके 5वें हिस्से में हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और ANM, जो AAA का एक संगम है, जिसको हम AAA की जोड़ी कहते हैं, इन तीनों की क्या भूमिका होगी इस कार्यक्रम को लेकर के, उस भूमिका को हमने स्पष्ट किया है। और इसके साथ साथ आपको इस पूरी किताब में सभी को बाल पोषण प्रगति का एक प्रोटोटाइप मिलेगा देखने को कि क्या है बाल पोषण प्रगति पत्रक। फिर आपको जो जेड स्कोर तालिका है, क्योंकि पूर्व में भी सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को जेड स्कोर तालिका भेजी गई थी, लेकिन अब आपको इस किताब के साथ भी वही जेड स्कोर तालिका वापस से दी जा रही है अनुलग्नक के तौर पे, तो उसका उपयोग कैसे करें उस पर बातचीत होगी। फिर माता और परिवार को हम क्या बच्चों के आहार संबंधी परामर्श दें, उसके बारे में एक अनुलग्नक है। और कुछ 6 से 7 ऐसे रेसिपी हैं, मिलेट बेस्ड रेसिपी हैं, जिसका उपयोग हम स्थानीय स्तर पे उन परिवारों को समझाने के लिए कर सकते हैं, बताने के लिए कर सकते हैं, जिन परिवारों में हमारे गंभीर कुपोषित बच्चे या मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चे हैं। तो ये हमारे इस पूरी किताब का एक मोटा मोटी एक विवरण था। अब हम इसको केस वाइज उन मुख्य मुख्य बिंदुओं को देखेंगे जो हम आज यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा निवेदन ये होगा कि हमारे सभी पर्यवेक्षक अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में, जैसा कि मैडम ने भी आपको निर्देशित किया था,
5 से 6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ग्रुप बना करके किताब के एक एक पेज को और एक एक अक्षर को पढ़ने की कोशिश करें, ताकि एक अच्छी समझ हम विकसित कर पाए। तो हमारे इस किताब में सबसे पहला जो पृष्ठभूमि है, इसमें जस्ट एक सामान्य तौर पे कि क्यों हम आईमैम की बात कर रहे हैं, क्यों हम कुपोषित बच्चों के समुदाय स्तर पर प्रबंधन की बात कर रहे हैं, क्यों मध्यम जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, मैम हैं, उनके प्रबंधन की बात कर रहे हैं, किनकी आवश्यकता क्यों जरूरी है। और खास तौर पे जब हम सभी पिछले विगत 1 वर्ष से ज्यादा समय से कोविड जैसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, उन सबको समझने के लिए कि ये पृष्ठभूमि यहाँ पर आपको दी गई है, और इसको पढ़ें ताकि हमारा एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि हम इस प्रोग्राम पर क्यों जोर देना चाहते हैं। इसी तरीके से फिर आप देखेंगे इसके अगले पेजों पे है कुपोषण क्या है, कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, कम वजन, दुबलापन, ठिंगनापन, और उन प्रकारों को हम कैसे समझें, क्योंकि ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इन तीनों प्रकार में से हम सबसे ज्यादा जो जोर दे रहे हैं वो है दुबलेपन पर। दुबलेपन में मध्यम जो दुबलेपन वाले बच्चे हैं या अति दुबलेपन वाले बच्चे हैं, जिनको हम सैम कहते हैं, उन पर हम जोर दे रहे हैं इस मार्गदर्शिका में। फिर वेस्टिंग, स्टंटिंग, ठिंगनापन क्या है, इसको आप समझ पाएंगे, एक डायग्राम बना के दिया गया आपको। अब कुपोषण के क्या कारण है, इन कारणों को आप जब भी देखेंगे तो आपको देखिएगा कि ये आपके घर के आसपास होता है। हमारा मतलब, आपके कहने का मतलब है कि समुदाय जहाँ पे हम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो बच्चे कुपोषित हैं उनके परिवार के आसपास या उनके परिवार की इस तरह की कोई भी आपको स्थिति दिख सकती है, और आपको ये चीज समझते हुए उनकी मदद करनी है। फिर इसी प्रकार से कुपोषण का जो चक्र है, दुष्चक्र जिसको हम कहते हैं, कि एक बार बच्चा एक कुपोषण के गिरफ्त में आ गया या कुपोषण का शिकार हो गया, कुपोषण के लक्षण उसमें आ गए, तो अगर हमने सही समय पर उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको कुपोषण के स्तर से बाहर नहीं लाए, सामान्य पोषण स्तर पे नहीं लाए, तो हो सकता है कि वो पूरे अपने जीवन चक्र में जो उसको वास्तविक विकास, उसके शारीरिक और मानसिक विकास हो सकता था, वो ना हो पाए, और वो हमेशा के उस चक्र का हिस्सा बन जाए। तो ये हमें समझना है कि कुपोषण का दुष्चक्र क्या होता है, और ये हर दुष्चक्र में हर हिस्सा आपको ये अवसर देता है कि आप वहां पर हस्तक्षेप करके बच्चे को कुपोषण की श्रेणी से बाहर ले आए। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको समझने के लिए। फिर बच्चे के स्वास्थ्य और जीवन पे कुपोषण का क्या प्रभाव होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दुष्चक्र के समय पे भी, कि अगर बच्चा कुपोषण में है और हमने सही समय पर इंटरवेंशन नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया, परिवार को समझाइश नहीं दी, या उसकी सही पहचान नहीं की, तो उसका कम शारीरिक वृद्धि होगा, कम बौद्धिक विकास होगा, और उस बच्चे के संक्रमण से मृत्यु का जो जोखिम है वो हमेशा बना रहेगा। तो हमें इन 3 चीजों को कम करने के लिए इस बात पर खास ध्यान देना है, खास फोकस करना है। अब जो आपका आईमैम कार्यक्रम है, आईमैम कार्यक्रम क्या है, इसको हमने इस हिस्से में बताने की आपको प्रयास किया है कि आईमैम कार्यक्रम शुरुआत हुआ कैसे, कैसे उसको हमने विजुअलाइज किया, देखा, दृष्टिगत किया कि कैसे फिर तक जा सकता है। तो एक छोटा सा जो ब्रीफ है कि यूनिसेफ ने इसमें टेक्निकल सपोर्ट दिया, 2 जिलों से 4 जिलों में, 4 से 9 जिलों में पायलटिंग किया। पायलटिंग करने के बाद से जो अंडरस्टैंडिंग निकल के आई, जो हमारे सीख निकल के आए, उन सीख को आधार बनाते हुए संचालनालय स्तर से और शासन स्तर से जो हमें सहमतियां प्राप्त हुई, उनके आधार पे आईएमएम कार्यक्रम का पूरा एक रूपरेखा तैयार किया गया है। और इस कार्यक्रम में लगभग 10 चरण है। ये 10 चरण आपके सैम बच्चे पे भी प्रभावी होंगे, और यही 10 चरण आपके मैम बच्चों पे भी प्रभावी होंगे। तो ये 10 चरण क्या होंगे, तो पहला हो जाएगा कि हमें बच्चे की सही पहचान करनी है, मतलब कि सभी बच्चों का हर माह वजन करना, 5 साल तक के सभी बच्चों का, और उन्हीं जिन बच्चों का हमने वजन किया है उन्हीं बच्चों की लंबाई और ऊंचाई को भी ज्ञात करना, और जो हमें जेड स्कोर की तालिका दी गई है उसके आधार पे देखना कि किस बच्चे की ऊंचाई या लंबाई के मान से वजन की किस श्रेणी में जा रहा बच्चा, सामान्य पोषण स्तर पे है, मध्यम पोषण स्तर वाला बच्चा है, या जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे का, सैम बच्चों का पोषण स्तर है उस पर है। तो अगर हमने एक बार पहचान कर ली, तो मैम बच्चों का तो हमें भूख की जांच नहीं करनी है, लेकिन जितने बच्चे सैम निकलेंगे
उन बच्चों की भूख की जांच करनी है। और ये जांच इसलिए करनी है ताकि हमें पता चलेगा कि जो बच्चा भूख की जांच में पास होगा, जिस बच्चे में खाने की चाह होगी, थोड़ी बहुत भी चाह होगी, उन बच्चों को हम समुदाय स्तर पे उनका प्रबंधन कर सकते हैं। जिनमें नहीं होगी, उन्हें हमें पोषण पुनर्वास केंद्र या एनआरसी रेफर करना होगा, संदर्भित करना होगा, ताकि उनका वहां पर पोषणात्मक उपचार के पोषण के साथ साथ उपचारात्मक कार्रवाई भी वहां पे की जा सके। फिर हमारा तीसरा हस्तक्षेप आता है कि जो बच्चे निकले हैं उन बच्चों के VHSND पे जांच करना। VHSND पे मतलब कि जो हमारे गांव का टीकाकरण दिवस होता है आंगनवाड़ी केंद्रों पे, उसमें एएनएम के माध्यम से उनकी स्वास्थ्य जांच कराना, ये देखना कि जो बच्चे सैम थे, खास तौर पे सैम बच्चों के लिए, उनमें किसी तरह की बीमारी या किसी तरह की चिकित्सकीय जटिलता, कोई भी बीमारी के लक्षण तो नहीं है। यदि लक्षण होंगे तो फिर हमें इस बच्चे को एनआरसी भेजना होगा। यदि लक्षण नहीं है और बच्चा सैम है, भूख की जांच में पास हो गया है, तो वो बच्चा हमारे समुदाय स्तर के प्रबंधन का हिस्सा बनेगा। फिर चौथी स्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारे सैम बच्चे हैं, मैम बच्चे, जिनका हमने तय कर लिया कि इन बच्चों में कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, इन इन बच्चों में भूख की जांच पास कर लिए हैं, तब हम उन बच्चों को अपनी आई मैम कार्यक्रम के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड करते हैं। जो हमारा मोबाइल का एप्लीकेशन है, उसमें हम परिवार की जानकारी, बच्चे की जानकारी सब रखते हुए उसको रजिस्टर्ड करते हैं और वहां से हम उसका फॉलोअप स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो सैम बच्चा होगा, उसके लिए हमें कुछ दवाइयां समुदाय स्तर पे देनी होगी, जो हमारा 5वां चरण है कि बच्चों को दवाई देना। तो सैम बच्चों को हम देंगे कुछ एंटीबायोटिक, जिसको हम एमॉक्सिलिन कहते हैं, जो फील्ड पे उपलब्ध होता है। उसी तरीके से उस बच्चे को हम एक फोलिक एसिड का एक टैबलेट देंगे, केवल एक बार देंगे, उसके बाद नहीं देना है। कृमिनाशक गोली देंगे और मल्टीविटामिन उसको देंगे। और आईएफए की जो खुराक उसको दी जा रही है पहले सप्ताह के बाद से, एक सप्ताह छोड़ते हुए अगले सप्ताह से हम स्टार्ट कर देंगे उसको आयरन की दवा। पहला सप्ताह मतलब कि जिस सप्ताह हमें कृमिनाशक गोली दिया है, उस सप्ताह को छोड़ते हुए अगले सप्ताह से आयरन की दवा को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक बच्चा हमारे साप्ताहिक फॉलोअप में बना हुआ है। एंड उसके बाद भी जैसा जो भी आयरन की हम उसको गोली दे, जो सिरप दे रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और 12 सप्ताह तक मल्टीविटामिन का डोज देंगे उसको, जो भी हमारे पास मल्टीविटामिन फील्ड लेवल पे उपलब्ध है, उसका उपयोग करते हुए हम उसको 12 सप्ताह तक वो देना कंटिन्यू रखेंगे। इसी प्रकार से जो मैम बच्चे होंगे, उनको हमें केवल आईएफए की जो दवा है वो कंटिन्यू रखनी है। और हर 6 माह में जब विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तब हमें उसको विटामिन ए की खुराक पिलानी है। छठवें चरण में आप देखेंगे कि छठवें चरण में हम से जो सैम और मैम बच्चे हैं, उनके पूरक पोषण आहार और उनके जो घर का खाना है, उस पर हम जोर देंगे कि जो भी घर पे खाना खिलाया जा रहा है, उसको परिवार कैसे पौष्टिक बना करके बच्चे को दे सकता है, उस पर हम जोर देंगे, परिवार को परामर्श करेंगे। 7वां चरण होगा कि घर के परिवार के सदस्यों को बच्चे पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पे परामर्श देना। जैसा कि आपने ऊपर कारणों में भी देखा था कि स्वच्छता की कमी भी कई बार कुपोषण के कारणों का एक हिस्सा बनती है। तो हमें परिवार को उसके लिए तैयार करना है कि घर के आसपास स्वच्छता हो, बच्चा जहाँ रह रहा हो वो उस जगह स्वच्छता हो, खान पान की आदतों में स्वच्छता हो। तो उसके लिए हमको लगातार उनको परामर्श देना है। 8वें चरण में हम ये जो हमारा 8वां चरण है, वो फॉलो अप का होता है कि जैसे एक बार बच्चे को हमने कार्यक्रम में पंजीकृत कर लिया है, तो दोनों ही बच्चों को, जो बच्चा सैम है, जो बच्चा मैम है, उनको साप्ताहिक फॉलोअप हमें करनी है। साप्ताहिक फॉलोअप में हमें बच्चे का वजन लेना है और हर चौथे सप्ताह में उसकी लंबाई ऊंचाई लेनी है। परिवार द्वारा बच्चे को कितना खाना खिलाया जा रहा है, इसकी निगरानी करनी है। ये बाल पोषण प्रगति पत्रक में हम और विस्तार से जानेंगे। और ये 12 सप्ताह का फॉलोअप होने के बाद से जो हमारे सैम बच्चे हैं, उनका हम 3 मासिक फॉलोअप भी करेंगे। ये इंश्योर करने के लिए कि एक बार जब बच्चा सामान्य स्थिति में आ गया है या मैम की कैटेगरी में आ गया है, तो वापस से सैम में तो नहीं जा रहा। तो ये इंश्योर करने के लिए हम लगातार उसके 3 फॉलोअप और करेंगे। और ये तीनों ही फॉलोअप एएनएम की उपस्थिति में टीकाकरण दिवस पर होगा, जो मासिक फॉलोअप है। 9वें चरण में हमें देखना है कि जो हमने बच्चों को अपने कार्यक्रम में जोड़ा था, जो सैम बच्चे थे या मैम बच्चे थे, 12 सप्ताह के बाद से उनका वजन क्या रहा, सामान्य पोषण स्तर पे आया है या नहीं आया। नहीं आया है तो बच्चे वापस से हमारे कार्यक्रम में अपने पोषण स्तर के अनुसार हिस्सेदार बन जाएंगे। अगर सैम बच्चा सैम ही रह गया 12 सप्ताह बाद, तो वापस से सैम बच्चे में दर्ज हो जाएगा।
यदि कोई बच्चा सैम से मैम में रह गया 12 सप्ताह बाद, तो वो मैम की कैटेगरी में दर्ज हो जाएगा। या कोई मैम बच्चा 12 सप्ताह के फॉलोअप के बाद मैम रह गया है, तो वो भी वापस से मैम कैटेगरी में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा 9वां चरण होगा, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम का 12 सप्ताह के फॉलोअप का क्या परिणाम रहा है। क्या बच्चा रिकवर हो गया, मतलब कि सामान्य पोषण स्तर में आ गया, या बच्चा अभी भी उसी पोषण स्तर में बना हुआ है, या बच्चे के पोषण स्तर में स्लाइड थोड़ा सा बदलाव आया है, सैम से मैम में आ गए। तो ये हम तय करते हैं। और 10वां चरण हमारा होगा कि जो बच्चे हमारे 12 फॉलोअप के बाद से पूर्ण रूप से सामान्य पोषण स्तर में आ गए हैं, उनको कार्यक्रम से डिस्चार्ज करना और परिवार को बधाई देना, शुभकामनाएं देना, एंड परिवार के स्तर पे उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखना कि बच्चा वापस से कुपोषण के स्तर पे ना जाए। तो ये हमारे 10 चरण है। इसको आप और विस्तार से पढ़िएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रकार ये एक टेबल है जो आपको अपनी कार्यकर्ताओं को बार बार समझाना है कि कैसे इस पूरे, ये पेज नंबर 8 आप देखेंगे। पेज नंबर 8 पर ये आपका ये टेबल बना हुआ है, जिसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम गांव में एक बार सैम बच्चे को निकालते हैं तो हम उसके साथ क्या क्या करेंगे। हम उसके साथ में उसके दोनों पैरों में अगर सूजन है तो उसको हम एनआरसी भेज देंगे, नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी लंबाई ऊंचाई लेंगे। लंबाई ऊंचाई लिया, फिर देखा कि बच्चा सैम था, तो हम उसका सबसे पहले क्या करेंगे, चिकित्सीय जांच करेंगे। अगर बच्चा सैम नहीं है, मैम था, तो हम उसको मैम बच्चे की कैटेगरी में दर्ज कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चा सैम था और उसका हमने चिकित्सकीय जांच किया और यहाँ पता चला कि बच्चे में कोई भी जटिलता है, बीमारी है, तो उसको हम एनआरसी भेजेंगे। अगर बीमारी नहीं है तो हम उसकी भूख की जांच करेंगे। भूख की जांच में अगर बच्चा फेल हो गया तो हम फिर एनआरसी भेजेंगे। अगर पास होता है तो हम उसको अपने गांव के स्तर पे रख के समुदाय आधारित प्रबंधन का हिस्सा बनाएंगे, जहां हम उसको आवश्यक दवाएं देंगे, एल्बेंडाजोल, एमोक्सिसिलिन और मल्टीविटामिन को कंटिन्यू 12 सप्ताह तक। और पहले सप्ताह के छोड़ करके, जिस समय दर्ज कर रहे हैं उस सप्ताह छोड़ करके अगले सप्ताह से लगातार 5 साल की उम्र होने तक हम उसको आयरन की खुराक देते रहेंगे। जो अगर बच्चा बहुत अति गंभीर एनीमिया का शिकार है, तब तो हमें वापस उसको अस्पताल भेजना होगा, नहीं है तो हम अपने स्तर पे उसको जो प्रबंधन की जो हमारे तरीके हैं उससे हम उसका प्रबंधन करेंगे। एक बार बच्चा पोषण पर एनआरसी भर्ती हो गया तो एनआरसी में अब बच्चों को 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन नहीं रुकना है। अगर बच्चे के जो हमने बीमारी के लिए भेजा था वो बीमारी 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन में ठीक हो गई है, तो बच्चा तुरंत एनआरसी से वापस हमारे समुदाय आधारित प्रबंधन में आ जाएगा और हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से उसका बच्चे का प्रबंधन होगा। तो अब एनआरसी का जो प्रोग्राम है वो है बच्चे में किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करना। खास तौर पे जो अति गंभीर कुपोषित या सैम बच्चे हैं, उनमें अगर कोई बीमारी है तो उसको ठीक करना, और ठीक करने के बाद वापस उसको गांव भेज देना, और गांव में वो बच्चा वापस हमारे सीसैम कार्यक्रम, आईएमएम के अंतर्गत सीसैम कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएगा। तो ये आपको चार्ट बार बार पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, वो भी समझ पाएंगे कि उन्हें कब कौन सा हस्तक्षेप करना है और किस तरीके से अपने गांव के सैम या मैम बच्चों की जिंदगी को वो बचा सकती हैं। अब हमारा ये चरण 1, जैसा कि आपसे बताया, तो हम पेज नंबर 9 में हमने चरण 1 के बारे में बात की है कि बच्चे का जो शारीरिक वृद्धि और माप लेना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आपको कार्य योजना तैयार करनी होगी, और ये किसका मुख्य काम है और ये काम कहाँ पर होगा। कोविड के दौरान हम जरूर इस पर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि हम एक साथ बच्चों की भीड़ आंगनवाड़ी केंद्र पे नहीं बुलाएंगे। 4 से 5 बच्चे एक टाइम में हमारे केंद्र आ सकते हैं, या हम परिवार पे जाकर के उन बच्चों के लंबाई, ऊंचाई और वजन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कोविड के प्रोटोकॉल को अभी हमें काफी गंभीरता से पालन करना है जब तक कि हम इस संक्रमण काल में हैं। फिर इसी तरीके से ये पूरे पेज में, ये इस पेज नंबर 11 में आपको बताया गया है कि कैसे बच्चों के पैर में सूजन को मापना है। कैसे देखेंगे कि किसी के दोनों पैरों में जो आने पड़ने वाली सूजन है वो एडिमा है या नहीं है, मतलब कि वो सैम की लक्षण है कि नहीं है। ये देखने का तरीका आपको यहाँ पर बताया गया है। वजन कैसे लेना है ये आपको यहाँ पर बताया गया है। साथ ही डिजिटल मशीन मशीन का उपयोग करके कैसे वजन लेंगे वो यहाँ पर रखा, स्पष्ट किया गया है। लंबाई ऊंचाई नापते समय किन 4 बातों का आप ध्यान रखेंगे वो आपको यहाँ बताया गया है कि किन 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर लंबाई ऊंचाई कैसे मापना है, यहाँ पर आपको फोटो के माध्यम से बताया गया है।
चूंकि इस पूरे किताब को तैयार करने में मध्य प्रदेश शासन महिला बाल विकास विभाग, एम्स भोपाल, कलावती शरण मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली और स्वास्थ्य विभाग, ये इन सभी चारों का मिला जुला, और साथ में यूनिसेफ, इन पांचों का ये मिला जुला स्वरूप है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये कलावती शरण मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के तरफ से यहाँ पर जोड़ा गया किताब में, कि कैसे आपको बच्चे का जब आप लेटा करके लंबाई ले रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और खड़े करके अगर आप उसकी ऊंचाई ले रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ स्पष्ट किया गया है। फिर आपको जो जेड स्कोर के चार्ट दिए गए हैं 3 रंगों से, तो उन रंगों के स्पष्ट किया गया है कि कौन सा बच्चा सैम होगा, कौन सा बच्चा मैम होगा मतलब पीले रंग का हिस्सा होगा, और कौन सा बच्चा सामान्य होगा जो ग्रीन का हिस्सा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको। फिर चरण 2 में पेज नंबर 15 पे ये हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और एएनएम को जानने की जरूरत है कि चिकित्सकीय आकलन में हम किन किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर देने वाले हैं, उसके बारे में हमने चरण 2 पे बताया है। तो यहाँ पे वो सारे 17 लक्षण लिखे हुए हैं, जो कि हम किसी भी एक बच्चे में पहचान करके इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि ये बच्चा जो सैम बच्चा है, ये एनआरसी जाएगा या हमारे समुदाय के स्तर पे रहेगा। आप एक छोटे से ब्रैकेट में मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इसको देखें। अक्सर क्योंकि हमारे पास उलझन होता है कि 6 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए हमें क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। तो यहाँ पर आपको एक स्पष्टता है कि जो भी बच्चे 6 माह से कम हैं, तो उनके लिए हमें एसएनसीयू, जो कि जन्म से लेकर 28 दिन और 28 दिन के बाद से एनआरसी में भेजना है। कब भेजेंगे? यदि बच्चे के वजन में लगातार 2 सप्ताह तक गिरावट, 2 बार हम, क्योंकि हम इन बच्चों के साप्ताहिक वजन लेते हैं, तो अगर लगातार 2 सप्ताह तक की गिरावट दिखती है तो हमें रेफर करना होगा। या लगातार 3 बार का वजन स्थायी रह गया, 3 सप्ताह लिए और वजन न घटा और न बढ़ा, तो भी हमें एनआरसी एसएनसी भेजना होगा उम्र के अनुसार। यदि उसमें कोई दुबलापन दिख रहा है कि उसकी चमड़ियां सिकुड़ उड़ रही हैं, झूल रही हैं, दुबलापन दिख रहा है, तो हमें भेजना है। या कोई जो ऊपर के चिकित्सकीय लक्षण बताए गए हैं 17, उनमें से कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको बच्चे को या तो एसएनसी या तो एनआरसी भेजना होगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा विस्तार से कि बच्चे के सांस लेने को कैसे नापेंगे, आप कैसे देखेंगे कि बच्चे की सांस की गति तेज हो रही है, उसकी पसली चल रही है, उसको कैसे देखना है, उसको देखने का क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में स्पष्टता दी गई यहाँ पे। फिर बच्चे में अगर जल की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपने एक बार पहचान लिया कि बच्चे में निर्जलीकरण है, तो आपको क्या करना है, कब उसको रेफर करना है, उसके बारे में आपको यहाँ बताया है। बुखार होने पर, खून की कमी होने पर, अत्यधिक खून की कमी होने पर, आंखों की कोई जटिलता है, आंखों की कोई बीमारी हुई है, या त्वचा में ऐसा कोई बदलाव आया है कि एकदम से त्वचा लाल लाल हो गई, छोटे छोटे घामुरियां हो गई हैं बच्चे के शरीर पे, या चट्टे पड़ गए हैं, ऐसे कोई भी बदलाव आते हैं तो उसको आप कैसे देखेंगे, उसके बारे में यहाँ पर आपको चरण 2 में स्पष्ट किया गया कि कैसे हम चिकित्सीय जटिलता एक बच्चे में पहचानेंगे। इसी प्रकार से चरण 3 में हमने भूख की जांच के बारे में बात किया है। भूख की जांच हम आमतौर पे देखते हैं तो लगता है कि सामान्य सी जांच है, लेकिन इसको हम सामान्य नहीं माने। अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हम ये बार बार पढ़ाएं कि भूख की जांच करते समय क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, माँ को कितना आराम से बिठाना है, कितना समय देना है, प्रोत्साहन किस तरीके का करना है, क्या बच्चे को बना करके देना है भूख की जांच के लिए, ये सारी स्पष्टता आपको चरण 3 में मिलेगी। और अगर भूख की जांच के परिणाम आते हैं आपके पास पास और फेल होने के, तो आपको क्या निर्णय लेना है। अगर बच्चा भूख की जांच में पास हो गया तो आंगनवाड़ी केंद्र पे सीसएम प्रोग्राम में दर्ज कर लेंगे उसको, लेकिन फेल हो गया तो हम उसे तुरंत पोषण पुनर्वास केंद्र भेजेंगे। अब चरण 4 में हमें ये तय करना है कि आपने भूख की जांच कर ली, बच्चे की लंबाई ऊंचाई ले ली, चिकित्सकीय जांच कर ली। अब चरण 4 में आपको निर्धारित करना है कि बच्चा रहेगा कहाँ, समुदाय पे रहेगा या पोषण पुनर्वास केंद्र पर उपचार के लिए जाएगा। तो वहां पर आपको इस बारे में ये तय करना है कि बच्चा को कहाँ रखना। अगर बच्चा बीएचएनडी के दौरान सीसएम के केंद्र पर, मतलब कि बीएचएनडी में एनएम के द्वारा चिकित्सीय जांच और आकलन कर लिया गया है,
तो फिर आप निर्णय लेंगे कि इसको एनआरसी भेजना है, उसमें चिकित्सा जटिलता निकल आई है तो। यदि एनआरसी रेफर के पूर्व प्रत्येक चिकित्सा जटिलता वाले बच्चों का सीएसएम कार्यक्रम में नामांकन करना है। मतलब ये भी है कि जो बच्चे आपके समुदाय पे प्रबंधन हो रहे हैं या एनआरसी में प्रबंधन के लिए भेजना है, सबसे पहला काम करना आपको उसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में पंजीबद्ध कर लेना और वहां से उसको एनआरसी रेफर के लिए भेजना, ताकि अगर जब आप एक बार एनआरसी रेफर अपने मोबाइल से करेंगे तो सेम वे में सेम टाइम पर वो बच्चा आपके सबसे निकट का जो एनआरसी है जहां भी आपने उसको रेफर किया है, उस वहां की एफडी को पता चल जाएगा कि किस गांव से बच्चा उनके पास आने वाला है। तो ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। फिर कोविड-19 के दौरान आशा के द्वारा जो एमयूसी लिए गए बच्चे हैं, जितने बच्चे भी एमयूसी में लेस देन 5 सेंटीमीटर से कम आते हैं, उन सारे बच्चों को आपको एनआरसी भेजना होगा, क्योंकि उनमें किसी न किसी प्रकार की चिकित्सा जटिलता होना स्वाभाविक है। इसी तरीके से रेफर किए जाने की क्या आवश्यकता कब पड़ती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। लगभग यहाँ पर 6 बिंदु दिए गए हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि इस बच्चे को हमें एनआरसी कब रेफर करना है। अब एक ये चार्ट है, ये चार्ट केवल आपके रेफरेंस के लिए है कि आपको कब किस समय कौन सा निर्णय लेना है। अगर बच्चे में खतरे के लक्षण है, खाना स्वीकार नहीं कर रहा है, सुस्त है, गंभीर रूप से छाती अंदर जा रही है, उल्टियां हो रही है मौजूदा उसके अंदर और कोई बीमारी है, तो आपको उसको एनआरसी भेजना है। इसी तरीके से सांस लेने के बारे में, दस्त के बारे में, या उसकी जो शरीर का तापमान है उसके बारे में, खांसी के बारे में, फीकापन या खून की कमी के बारे में, एडिमा त्वचा के बारे में, अगर कोई भी आपको इनमें से चीज दिखता है तो आप यहाँ संबंधित की जाने वाली कार्रवाई में देख सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि इसे कहाँ भेजना है। इसे गांव में रखना है, एनआरसी भेजना है। अब सीएसएम कार्यक्रम में हम कितने प्रकार के बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, तो एक तो बच्चा वो होगा जो नई भर्ती का होगा, एक बच्चा वो होगा जो कि एनआरसी से डिस्चार्ज होकर के आपके पास लौटेगा। दर्ज तो हो गया था लेकिन आपने एनआरसी भेजा था, एनआरसी से डिस्चार्ज होकर आपके पास लौटा है, तो एक बच्चा वो होगा। एक बच्चा वो होगा जो 12 सप्ताह के पूरे कार्यक्रम पूरे करने के बाद भी सैम की कैटेगरी में रह गया है, तो वो बच्चा आपका पुनः भर्ती होगा, जो कि रीएडमिशन होगा। अब सीएसएम कार्यक्रम में एनआरसी रेफर के क्या मापदंड है, यहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया है। एनआरसी कार्यक्रम से वापस सीएसएम कार्यक्रम में आने के क्या मापदंड है, वो यहाँ स्पष्ट किया गया है। फिर इसके बाद आता है चरण 5, पोषणात्मक उपचार। पोषणात्मक उपचार में अभी हम लोग जो सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो इस बात पे देना है हमें कि जो बच्चे घर पे जो खाना खा रहे हैं या हमारा टीएचआर ले रहे हैं, हमारा आरटी ले रहे हैं, उन बच्चों को ही वो दिया जाए और उसको कैसे पौष्टिक बना करके दिया जा सकता है, इस पर बातचीत किया जाए उनके साथ। जी, तो यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी दिया गया है। हालांकि अभी हमें इस बात पे जोर देना है कि जो भी हम 1 या 2 पैकेट जो भी टीएचआर दे रहे हैं बच्चों को, या जो भी आरटी की मात्रा दे रहे हैं, वो मात्रा बच्चों को ही मिले, परिवार में अन्य कोई सदस्य ना ले। और इसके साथ साथ परिवार स्तर पे बच्चों को जितना अधिक खाना हो सकता है बार बार वो खिलाया जाए। उन खाने में तेल, दूध, मूंगफली, गुड़ तेल जो भी घर पे उपलब्ध है, कोई जरूरत नहीं कि हम परिवार को बोलें कि सब चीज देना जरूरी है। उनके घर में इनमें से जो भी चीज उपलब्ध है वो बच्चे को बार बार देने के लिए हमें सलाह देना है। फिर यहाँ पर आपको माँ को क्या परामर्श देना है उसके बारे में लिखा हुआ है। हाथ धोने के प्रयास के बारे में लिखा हुआ है कि बेहतर तरीके से हाथ धोने का क्या तरीका होता है, उसको स्पष्ट किया गया है, क्योंकि ये सारी जानकारियां आपको परिवार को देनी है। बच्चे को स्वस्थ करने के लिए जरूरी है कि बच्चे को खाना खिलाने वाले हाथ भी उतने स्वच्छ हों जितने बच्चे की स्वच्छता की बात कर रहे हैं। चरण 6 में हमने आपको दवाइयां और दवाइयों को देने का तरीका यहाँ पर स्पष्टता के साथ में लिखा हुआ है कि किस उम्र के बच्चे को कितने वजन के बच्चे को कितने ml हमें एमॉक्सिसिलिन देना है, जो एंटीबायोटिक को डोज होता है। इसी प्रकार से एल्बेंडाजोल की खुराक हमको उम्र के अनुसार कितना देना है, फोलिक एसिड हमको कितना देना है। अगर कोई बच्चा
इसी प्रकार से मल्टीविटामिन हमको कितना देना है, इसमें 2 तरीके से बताया कि आपको मल्टीविटामिन 6 से 12 माह के बच्चों का अलग, और इस तालिका को आप सभी ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने आईएमएम कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को, खासतौर पे जो सैम बच्चे हैं, जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उनको दवाई देने के तरीके बताए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी बच्चे समुदाय के स्तर पे प्रबंधन किए जा रहे हैं, उन बच्चों को समय से दवा दी जाए, ये बहुत अनिवार्य है हमारे लिए। तो मेरा सबसे निवेदन होगा सारी हमारे पर्यवेक्षकों से कि आप अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ इस टेबल को हर बैठक में दोहराएं, ताकि उन्हें पता हो कि किस बच्चे को कितनी मात्रा में दवाई देनी है, और वो परिवार की मदद कर पाए बच्चों को दवाई लेने में। तो यहाँ पर वो सारी स्पष्टता रखी गई कि कौन सी दवाई है, कब देना है, और उसका वजन और उम्र से क्या संबंध है, कितनी मात्रा में देना है, और एक बच्चे को कुल कितनी आवश्यकता होगी, उसके बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो ये आपको ये चीज ध्यान में देना है यहाँ पे। और ये ही आपको टेबल बताएगा कि आपके एक आंगनवाड़ी केंद्र पे हर महीने कितनी दवाओं की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दवाओं के आकलन को भी प्रारंभ करेंगे कि हमारी हर आंगनवाड़ी केंद्र पे हर महीने कितनी दवाओं की आवश्यकता है और उन्हें कितनी दवाएं प्राप्त हो रही हैं। तो इस टेबल को हमें बार बार अपनी कार्यकर्ताओं के साथ दोहराना है। अब इससे जुड़ी कुछ चीजें हैं कि आपको बताना है कि कैसे कोई सी दवा को लेकर के, यदि कोई बच्चा 11 किलो से अधिक वजन का, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 किलो तक के वजन का आपको एक फॉर्मूला दिया है 11 किलो तक का, अगर उससे ज्यादा एक वजन वाला बच्चा आता है तो आप कैसे उसकी गणना करेंगे। तो इस बात को हमारे सभी पर्यवेक्षक इसको बार बार देखें, अपने एनएम को भी बताएं, ताकि उनको ये पता हो। फिर इसी तरीके से सैम बच्चों को जो दवा 5 दिन की दी जानी है, उस दौरान आपको कैसे निगरानी करनी है। फिर यदि बच्चे को 48 घंटे के अंदर बुखार या कोई भी अन्य लक्षण आते हैं तो कैसे उसको रिफर करना है। फिर अन्य कोई जो दवाइयों संबंधित समस्या हो सकती है, तो उसके लिए आपको तुरंत अपनी आशा और एएनएम से संपर्क करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों को अगर हमने कोई दवाई दी है और दवाई संबंधित कोई भी समस्या अगर खड़ी होती है, तो आपको सबसे पहले उस गांव की संबंधित एएनएम को सूचित करना है, आशा के माध्यम से। अब 7वें चरण में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा के बारे में हमने बातचीत की हुई है 7वें चरण में। इसमें हमने जो सैम बच्चे हैं उनके लिए किस तरह की पोषण शिक्षा की आवश्यकता होगी, ग्राफेड के दौरान किन किन मसलों, किन किन बिंदुओं पे हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उन बिंदुओं को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें उपयुक्त आहार देने का तरीका, स्तनपान के जारी रखने के लाभ, बीमारी के दौरान आहार देना, सामान्य बीमारी का प्रबंधन, दस्त आदि का प्रबंधन कैसे करें, फिर अच्छे पूरक आहार की क्या विशेषताएं होंगी, फिर स्थानीय खाद्य जो पदार्थों की विविधता है उसको कैसे हम ऊर्जा घनत्व के लिए उपयोग कर सकते हैं, या स्थानीय स्तर स्थान खतरे के लक्षणों की कैसे पहचान कर सकते हैं, इसके बारे में जो परिवार को हमें जानकारी देनी है, वो ये सारे बिंदु हैं जो हमें परिवार के साथ चर्चा करनी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ बिंदुओं को हाईलाइट किया हुआ है, कुछ बिंदुओं को लिखा हुआ है कि अगर आप एक स्तनपान कराने वाली माता से मिल रहे हैं तो आप उनको ये क्या बातें बोलेंगे। उनको आप ये लगभग 7 बातें उनसे बात कर सकते हैं कि बच्चे को पहले घंटे के अंदर स्तनपान कराया था कि नहीं कराया था, या कुछ ऊपर से तो नहीं दिया, खीस निकाल करके तो नहीं फेंका, या शिशु को पिलाया या नहीं पिलाया। इस तरह के कुछ बिंदु हैं जो आप परिवार में माँ से या देखभालकर्ता से पूछ सकते हैं। फिर पूरक आहार खिलाने से संबंध में कुछ बिंदु हैं कि कैसे बच्चे को ऊपरी आहार की शुरुआत परिवार ने किया, बच्चे को ऊपरी आहार खिलाने के लिए परिवार क्या क्या एफर्ट्स करता है, क्या क्या ताकत लगाता है, उसके बारे में।
फिर बच्चे को खाना खिलाते समय क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है कि बच्चों को हमेशा आराम से खिलाएं, जबरदस्ती नहीं करें, उसके पसंद का उसके स्वाद का खाना बनाएं, शांत जगह पे बैठ के बच्चे को खाना खिलाएं। आहार देते समय बच्चे के आंख से आंख का संपर्क बनाए रखें ताकि बच्चा बेहतर तरीके से खाने का प्रयास करे। पौष्टिक पूरक आहार जो हम पूरक पोषण आहार दे रहे हैं उसको कैसे पौष्टिक बना सकते हैं परिवार के स्तर पे, कि दूध है, दूध से संबंधित चीजों को उसमें जोड़ना, या परिवार अगर मांसाहारी भोजन करता है तो अंडा मांस मछली के उपयोग के बारे में बात करना। दाल फलियां अनाज कड़े छिलके वाले फल मूंगफली अखरोट बादाम आदि के उपयोग के बारे में परिवार से बात कर, जो उनके पास उपलब्ध है। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जोड़नी है कि वो उनको बाहर से खरीद के लाना पड़े। ऐसी स्थितियां हमारे किसी भी प्रयास को रोकती हैं उसको बेहतर करने से। फिर शरीर में आवश्यकता के अनुसार कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन प्राप्त हो, इस हेतु जरूरी है कि बार बार हम ऊपर लिखे बातों को बच्चे के आहार में जोड़ें। बीमारी के दौरान बच्चे का देखभाल कैसे करें, सामान्य बीमारी और संक्रमण से कैसे बचाएं, स्वच्छता के क्या व्यवहार होने चाहिए परिवार में, या स्थानीय लोकल लेवल पे जो हमारी खाद्य विविधता है उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं बच्चे के खाने को पौष्टिक बनाने के लिए। इन सारी बातों का हम चरण 7 में जो हमने यहाँ पे स्पष्टता दी है। चरण 7 का मतलब ये नहीं है कि वो एक बार की गतिविधि है। चरण 7 आपका बच्चे के सीसम कार्यक्रम में मतलब कि समुदाय आधारित प्रबंधन कार्यक्रम में जुड़ने से लेकर के उसके सामान्य पोषण स्तर आने तक चरण 7 आपका कंटिन्यू चलता है। तो आप चरण 7 के महत्व को समझें कि ये वो चरण है जो पहले सप्ताह से लेकर के आखिरी सप्ताह और अगले मासिक फॉलोअप के दौरान भी आपको मदद करेगा कि परिवार की आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बच्चे की देखरेख करने में। फिर 8वें चरण में हमने फॉलोअप की बात की है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सीएम आईएमएम कार्यक्रम में सैम बच्चे और मैम बच्चे दोनों के लिए हमने साप्ताहिक फॉलोअप का विकल्प रखा हुआ है। और इन सभी बच्चों का प्रत्येक सप्ताह आपको वजन लेना है। हर चौथे सप्ताह मतलब कि बच्चे का पहला दूसरा तीसरा आप वजन लेंगे। चौथे सप्ताह में आप वजन के साथ साथ लंबाई और ऊंचाई भी लेंगे। इसी तरीके से 5वां 6वां 7वां आप वजन लेंगे। 8वें सप्ताह में आप बच्चे के लंबाई ऊंचाई और वजन दोनों ही लेंगे। इसी प्रकार से 9वां 10वां 11वां फिर 12वें सप्ताह में आप वापस से बच्चे का वजन लंबाई ऊंचाई सभी लेंगे। तो ये चीज रखना है कि वजन आपका साप्ताहिक होगा लेकिन लंबाई ऊंचाई चौथे पे 8वें पे और 12वें सप्ताह पे आपको करना होगा। फॉलो अप में हमें हर बार जो फॉलो अप बच्चे का अगर वजन घट रहा है तो हमें बच्चे के वजन घटने के अनुसार जो परामर्श देना है या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता को खबर करनी है वो। हाँ, जी। तो फॉलोअप के बारे में जो आप पेज नंबर 28 को देख रहे थे तो पेज नंबर 28 में हमने फॉलोअप का विवरण लिखा हुआ है। फॉलोअप में अगर बीच में कोई बच्चा सामान्य पोषण स्तर पर आता है तो कब डिस्चार्ज करेंगे, हमारा 9वां चरण है, उसको हमें ध्यान देना है। सीएम कार्यक्रम से बाहर होने के कब हम सीएम कार्यक्रम से बाहर करेंगे उसके बारे में यहाँ पर आपको पेज नंबर 29 में बहुत स्पष्ट लिखा गया है। पेज नंबर 10 में सीएम कार्यक्रम से डिस्चार्ज के बाद सैम बच्चों का जो हम मासिक फॉलोअप कर रहे हैं, केवल सैम बच्चों का मैम का नहीं, तो सैम बच्चों के मासिक फॉलोअप में आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है उसके बारे में यहाँ पर आपकी स्पष्टता के साथ लिखा गया है। तो ये देखें कि पहला उसका होगा सीजन क्लिनिक बीएचएनडी के दौरान। फिर दूसरी जो होगी उसकी दूसरी मतलब कि मासिक पहली और ऐसे ओवरऑल दूसरी भ्रमण। फिर मासिक दूसरी और तीसरी भ्रमण। इस तरीके से कुल इन 3 भ्रमणों को हमें मासिक भ्रमण के दौरान करना है और उसमें हमें ध्यान देना है कि बच्चे के जो पोषण स्तर में सुधार हुआ था वो कंटिन्यू है या नहीं है। यदि गिरावट आ रही है तो हमें मोबाइल में दर्ज करना है और वहां पे निर्णय लेना है कि बच्चा सैम की कैटेगरी में जा रहा है या वापस से मैम की कैटेगरी में जा रहा है। अब यहाँ तक पेज नंबर 29 तक आपने देखा 10 से लेकर 29 तक हमने केवल सैम बच्चे की जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनकी पोषण प्रबंधन, उनको एनआरसी रेफर करने, उनकी मासिक लंबाई ऊंचाई और वजन लेने के बारे में विस्तार से चर्चा किया। अब हम पेज नंबर 30 में देखते हैं कि जो हमारे मैम बच्चे हैं उनका कैसे प्रबंधन करना है। तो उसके बारे में यहाँ पर स्पष्टता से लिखा गया है कि कैसे हम पहचान करेंगे कौन से बच्चे मैम हैं और जो बच्चे मैम हैं उनको हम कैसे लाभ पहुंचाएंगे, कैसे उनका पोषण में सुधार लाएंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा गया। ये हमारे करीबन 4 चरण हैं जो हमें मदद करेंगे एक बच्चे को सामान्य पोषण स्तर में लाने के लिए। तो
तो ये आपका 1 पेजर एक नोट है जो कि आपको ये बताता है कि एक मैम बच्चे के लिए आपको किस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। तो ये आपको इस 1 पेजर नोट से 7 स्टेप में जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे फॉलो अप्स हैं जो इन बच्चों पर एप्लीकेबल होते हैं। हम्म। अब ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको सुपरवाइजर अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बार बार कर सकती हैं, ये देखने के लिए कि उनकी कितनी समझ बनी है, कि वो अपने बच्चे को कितनी बार स्तनपान कराती हैं, 24 घंटे में पिछले कितनी बार उन्होंने स्तनपान कराया था, क्या बच्चा अन्य भोजन या तरल पदार्थ खाता है, यदि हाँ तो भोजन और तरल पदार्थ में क्या क्या बच्चा ले रहा है उसके बारे में लिखना है, प्रतिदिन कितनी बार खाता है ये लिखना है, फिर बच्चे को खाना खिलाने के लिए क्या उपयोग करते हैं परिवार के स्तर पे उसको यहाँ पर लिखना है। तो ये कार्यकर्ताओं के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि उनकी कार्यकर्ताएं अपने गांव के बारे में इन बिंदुओं को लेकर के क्या समझ रखती हैं और उसमें क्या सुधार की और आवश्यकता है। इस प्रकार बच्चा आपका पोषण इस कार्यक्रम से डिस्चार्ज होता है, जिसमें अपने पूरे उसके प्रबंधन के चरणों की चर्चा की थी। अब तीसरे हिस्से में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके साथ इन कमजोर परिवारों को जोड़ने, जो कि हमारे कन्वर्जेंस का पार्ट है, उसको हमें करना है। विटामिन ए और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान जो दवाएं दी जाती है विटामिन ए खुराक या अल्बेंडाजोल का, तो उसकी खुराक हम उन बच्चों को दिला सके समय पर, ये इंश्योर करना है। और जो हमारा नीति कार्यक्रम है उसके अनुसार जो आयरन की दवा दी जा रही है बच्चों को वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, इसको हमें इंश्योर करना है। हमारी आंगनवाड़ी आशाओं के द्वारा माह कार्यक्रम चलाया जाता है गांव में, मदर्स सपोर्ट ग्रुप की बैठक की जाती है, उन बैठकों में शामिल होना है, उन बैठकों में अपने जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को रखना है ताकि हम माओं की मदद कर सकें। मंगल दिवस चूंकि अभी हम बहुत वर्चुअल मना रहे हैं, अभी निचले स्तर पे इसको हम इन पर्सन या लोगों को इकट्ठा करके उस तरीके से हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हम मंगल दिवस को अभी ड्रॉप कर सकते हैं। अभी जैसा ही हमारे पास जो भी गाइडलाइन भविष्य में आएगी उसके अनुसार हम उसका आयोजन करते रहेंगे। फिर दस्तक कार्यक्रम है जो अभी चल रहा है फील्ड में, वृद्धि निगरानी और प्रोत्साहन का काम है। ये कि यहाँ पर एक तालिका बना के दी गई है कि आपको किस उम्र के बच्चों को किस तरह के आहार के बारे में जानकारी देनी है, परामर्श देना है, आपको यहाँ पर स्पष्टता के साथ में ये बताया गया है। अब इसके बाद से हमारे आईएमएम कार्यक्रम में जो रिपोर्टिंग की प्रणाली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिपोर्टिंग की प्रणाली हमारे आईएमएम कार्यक्रम में कंप्लीट एमआईएस बेस हो लगभग हो चुका है, और उसी के तर्ज पे हमने काम शुरू भी किया था कि जितने बच्चे मैम और सैम निकल रहे थे उन सभी बच्चों का हम तुरंत रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम बच्चों की कंटिन्यूटी वीकली मॉनिटरिंग और मंथली मॉनिटरिंग कर सकें। फिर समुदाय और घर पहुंच के रिकॉर्ड बाल पोषण प्रगति पत्रक का उपयोग की विधि के बारे में आगे चर्चा करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपसे बार बार डिस्कशन हुआ है जो हमने पेज नंबर 36 पे, इसको आप पढ़िए कि कैसे आपका मोबाइल एप्लीकेशन वर्क करता है और जो आपकी जानकारी है उस जानकारी को कैसे किस लेवल पर समीक्षा में उपयोग किया जाएगा, क्योंकि आईएमएम कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी आंकड़ों का जो डैशबोर्ड तैयार किया गया है वो कलेक्टर के लॉगिन से जोड़ा गया है, ताकि कलेक्टर भी लॉगिन करके आपके अपने जिले के जो आईएमएम कार्यक्रम का प्रगति है उसको देख सके और नियमित रूप से उसकी समीक्षा कर सके। पेज नंबर 37 पे हमने जो आईएमएम कार्यक्रम की निगरानी के जो मानक संकेतक हैं, किस आधार पे आप अपने कार्यक्रम की निगरानी करेंगे उसके बारे में एक स्पष्टता दी हुई है, जिसमें कितने कुल बच्चे हैं, कितनी आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता है वहां पे, या कितने बच्चों को रेफर किया गया, कितने बच्चों को एनआरसी भेजा गया, कितने बच्चों को समुदाय स्तर पर प्रबंधन किया गया, इन सभी चीजों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कार्यक्रम के जो परिणाम मूलक है कार्य निष्पादन संकेतांक है उनको हमने यहाँ पर लिखा है कि किन आधार पे हम अपने कार्यक्रम के परिणाम मूलक या कार्यक्रम का जो परिणाम निकला है उसको हम देख सकें, उसको चेक कर सकें। यहाँ पर करीबन आपको ये 6 बिंदुओं में यहाँ लिखा हुआ।
अब ये जो आपको निर्णय, जैसे कि मैंने बताया कि कई तो आपको ये भी समझने में मदद करेगा कि आपके किन क्षेत्र में बच्चे छूट रहे हैं और किन बच्चों को आपको मदद करने की विशेष आवश्यकता है, और उन बच्चों को मदद करने के लिए आपको किन किन विभागों से समन्वय करना है। इन सारी चीजों की जानकारी जब आप भरते हैं तो आपको एक तरीके से पता चलने लगती है। अब जो गंभीर कुपोषित बच्चों में ट्रिपल ए वाला जो मसला था, ट्रिपल ए का, इसमें आपको देखना है कि कैसे आप जो हमारी एएनएम है उसकी क्या भूमिका होगी, उस भूमिका को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है, एएनएम की भूमिका को। साथ ही ये भी हम 1-to-1 अपनी कार्यकर्ताओं के साथ, एएनएम के साथ बैठ करके पढ़ेंगे ताकि वो अपनी भूमिका को समझ पाए। ये बहुत विस्तार से यहाँ दिया गया है ताकि वो भूमिका को स्पष्ट रूप से समझें कि उन्हें किस तरह का कार्य करना है। फिर इसी के बाद आपको आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका के बारे में स्पष्टता से लिखा गया है कि कैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या क्या भूमिका है, किन किन गतिविधियों को करेगी सीएसएम कार्यक्रम में, उसके बारे में स्पष्ट लिखा गया है। और उसके बाद से आशा के द्वारा आपको क्या मदद किया जाएगा इस कार्यक्रम में, उसके बारे में स्पष्टता लिखी गई है कि आशा आपको क्या क्या मदद कर सकती हैं। तो ये हमारा एक तरीके से आईएमएम कार्यक्रम का जो पूरा एक बुकलेट था, उसको हमने यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट किया है, जो कि करीबन 40 पेज में एक तरीके से ये पूर्ण हुआ है आईएमएम कार्यक्रम का बुकलेट, जिसमें आपको आईएमएम कार्यक्रम के सारे पहलू कि क्या हमारे 10 चरण है, कैसे सैम बच्चों का प्रबंधन होगा, कैसे मैम बच्चों का प्रबंधन होगा, दवाइयों की क्या उपयोगिता है, दवा कैसे वितरण किया जाएगा, और कैसे हमारा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म काम करेगा, उसके बारे में। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को मजबूती से निचले स्तर पर क्रियान्वित करने वाले जो 3 पिलर हैं, आशा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम है, उनके संपर्क, उनके जो दायित्व हैं, उनको यहाँ पर बहुत स्पष्टता के साथ लिखा गया है। तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा स्पष्टता मिलेगी कि कैसे हम अपने इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जा सकते हैं। अब जो हमारा अगला सेक्शन है इस किताब से जुड़ा हुआ, वो है जीवन के प्रारंभिक 1000 अनमोल दिवसों के दौरान की जाने वाले हस्तक्षेपों के बारे में। अभी रुक के कुछ पूछिए क्योंकि अभी हमारे पास समय है, आधे घंटे में इसको पूरा किया। हाँ, कुछ तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ी सी देर के लिए इसको, आपको अगर कोई भी किसी तरह की सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइए, और हैंड राइज भी कर सकते हो, तो यहाँ से आपको हम अलाउ कर देंगे। डीपीओ सर, रायसेन से डीपीओ सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप सर अनम्यूट होकर के बता सकते हैं कि क्या आपकी प्रश्न है सर, आपका हैंड राइज दिख रहा है, डीपीओ रायसेन सर। हाँ जी तारकेश्वर, ये 3 बुक्स बंटवाई हैं हमने। हेलो, आवाज आ रही है आपको? ये सर, हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बताएं सर। जी जी, रायसेन से सर, बताएं सर। सर आपकी आवाज यहाँ नहीं आ पा रही, थोड़ा सा तेज बोलेंगे सर प्लीज। सर आपकी माइक या तो म्यूट नहीं हुआ है या कुछ और इशू है सर, आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, अब आई है सर आवाज जी। हेलो, सर, हाँ सर। हाँ बोलिए तारकेश्वर। सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका हैंड राइज था सर। ये हम ये पूछे थे कि ये 3 किताबें जो थी, जी,
इनका PDF वर्जन भी मिल पाएगा क्या? सर आज डीपीओ ग्रुप में डाल दिए PDF वर्जन तीनों का सर, जी और सभी स्टेट ग्रुप में भी पड़ा है सर ये। ठीक है, तो इनको हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक शेयर कर लेंगे। जी जी। दीपक, इसमें मेरा सबमिशन ये कहना है कि हार्ड कॉपी सभी को भेज दी गई है निर्धारित संख्या में, तो आप लोग ये भी जरूर इंश्योर कर लीजिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तक, सुपरवाइजर्स तक हार्ड कॉपी भी पहुंच जाए और उन लोग उसको रीड आउट भी जरूर कर लें, जिससे समझ विकसित हो सके। कॉपीज तो मिल गई होंगी ना आपको, सभी बुकलेट्स तो मिल गए होंगे? ठीक, तो ये इंश्योर कर लीजिएगा कि पहुंच जाए। तो ये वैसे PDF वर्जन आप सबके साथ में शेयर किया जा चुका है सर, फील्ड स्तर पे भी पूरा सा, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। एक यहाँ से सुपरवाइजर जावत से जो प्रश्न आया है, मैं जिसमें दोहरा रहा हूँ कि सीसैम में पंजीयन के बाद बच्चे को एनआरसी में भर्ती करवाने के बाद जो बच्चे एनआरसी परियोजना में हेतु भर्ती हैं, उनके ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं। हाँ, अब वो ओपन होंगे, उसके लिए जो भी कार्रवाई थी अब पूरी की जा चुकी है। अब दोनों वे में, पहले हमारा लिंक नहीं था एनआरसी एमआईएस के साथ में, वो लिंक का काम पूरा हो चुका है, वो मॉडल अपलोड हो चुका है, पायलट मोड पे है, वो इस महीने के लास्ट में सभी केंद्रों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो अब आप अगले महीने से देख पाएंगे कि जो बच्चे एनआरसी जा रहे हैं वो एनआरसी में दिखेंगे, और जो बच्चे एनआरसी से आपके सीसैम केंद्र पे यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र पे भेजे जा रहे हैं, वो बच्चे आपको आंगनवाड़ी के अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेंगे कि बच्चा एनआरसी से वापस आ चुका है। केवल जावत से ये प्रश्न है इसके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैम एंड सैम केसेस, DIU पन्ना सर, DPO पन्ना सर। सैम और सैम केसेस में फर्क को अभी सर अब इसको हम और स्पष्टता से समझ लेंगे सर। इसमें ये है कि एक बच्चा आपके, हो सकता है कि पन्ना जिले में आप लोगों ने 500 बच्चों को सैम निकाला हो, इन 500 बच्चों में से ऐसे 50 बच्चे और निकले, 550 आपका केस लोड हो, तो ये 50 वो बच्चे हैं जो कि सैम की कैटेगरी में 12 सप्ताह के बाद भी सैम बने रहे, और जिसको मोबाइल एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिक वापस से रजिस्टर्ड कर लिया, क्योंकि बच्चा 12 फॉलोअप के बाद अपनी वजन और लंबाई ऊंचाई के अनुसार सैम कैटेगरी में था, तो मोबाइल एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिक उस बच्चे का री रजिस्ट्रेशन कर लिया है पहले फॉलोअप के लिए। तो ये बच्चे वो होंगे आपके सैम केसेस, इसलिए सभी जिलों में फुल सैम और सैम केसेस आपको अलग अलग दिखेंगे। तो चलिए, अभी ज्यादा प्रश्न नहीं आए हैं। मेन भाई, मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप यहाँ पर पूछें। कटनी से सॉरी, किरण तिवारी जी हैं कोई, उनको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, उन्होंने हाथ उठाया हुआ था जी। जी किरण जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। किरण तिवारी जी। CDPO पन्ना, आपको भी अनम्यूट किया हुआ है, यहाँ से आप अपने आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, आप सवाल पूछ लें। हेलो हाँ, आपकी सर, आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, आप बताएं सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट पहले सीसैम में खुलती थी, तो सर वो रिपोर्ट ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग समझ पा रहे थे, तो आपसे अनुरोध है कि पहले जो रिपोर्ट खुल रही थी MIS के सीसैम की, वैसी रिपोर्ट खुलवा दें प्लीज। ठीक है, इसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सर, और मैं भी तो यहाँ पे क्योंकि अभी जो रिपोर्ट खुल रही है उतने स्पष्ट नहीं हो पाती, बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है उसमें। ठीक है सर। सर
तो जैसा कि अभी आपके साथ में पूरा एक शेयर किया गया है कि कैसे आपको इस पूरे बुकलेट को, खासतौर पे जो पहला हिस्सा था 40 पेज का, वो हमारे आईएमएम कार्यक्रम के बारे में है। तो आप अपनी साप्ताहिक बैठकें या मासिक बैठकें जो भी हो रही हैं कार्यकर्ताओं की, छोटे-छोटे समूहों की, उसमें इसको बार-बार दोहराइए। और यही कारण है कि इसको इतनी बड़ी संख्या में प्रिंट करा करके जो भी हमारे कार्यक्रम के स्टेक होल्डर हैं, सबके लिए भेजा गया है। और ये सब तक हमको पहुंचाना, इसको सुनिश्चित करना है ताकि सबके पास ये मार्गदर्शिका हो और इसका उपयोग करके कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है वो किया जा सके। जी। इसमें जिन भी पर्यवेक्षकों को ये पुस्तिका नहीं मिली है या आंगनवाड़ी क्षेत्रों में नहीं पहुंची है, तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि उनके पास ये किताब अभी तक नहीं पहुंचा है। तो उसकी और एक बार जिले स्तर से और राज्य स्तर से हम यहाँ से उसकी एक वो बातचीत कर सकते हैं कि कैसे और वो कितने समय तक उनके पास पहुंच पाएगी। तो अब स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, अगला जो हमारा सेक्शन था ये, जिसमें हमने जो जीवन के आरंभिक 1000 अनमोल दिवस हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पर आपको इस बुकलेट में या जोड़ करके भेजा है कि कौन कौन सी गतिविधियों पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें हमने आपके 1000 दिवस की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको आप अलग अलग कालखंडों में बांट पाएंगे। तो यहाँ पर हमने उसको कुल 3 कालखंडों में बांटा हुआ है। पहला कालखंड है गर्भावस्था के 9 महीने, जिसमें 270 दिवस आते हैं। दूसरा कालखंड है हमारा 6 माह तक, जन्म से लेके 6 माह तक, जिसमें कुल 180 दिवस आएंगे। जो यहाँ बाई मिस्टेक 160 दिवस हुआ है, इसको 180 दिवस करना है, आपको मानना है। फिर तीसरा जो हमारा कालखंड है वो है हमारा 6 माह से लेकर के 24 माह तक, जिसमें 570 दिवस आते हैं। तो ये 570 कुल इस तरीके से कुल ये 1000 दिवस होंगे, जो कि अगर हमने यहाँ पर क्या इसका महत्व है, तो आप देखेंगे 2 लाइन में इसके महत्व को बताया गया है कि मानव मस्तिष्क का लगभग 80% विकास इस 1000 दिवस के दौरान होना है। और इसी तरीके से एक बच्चे के जीवन में कितना श्रेष्ठ विकास होगा, उसकी भी जो आधार पढ़नी है, उसका जो फाउंडेशन है, वो ये 1000 दिवस तय करेंगे। तो अगर हमने 1000 दिवस में बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण पे विशेष ध्यान दिया, तो हम उस बच्चे को कुपोषण से पूरे जीवन पर्यंत बचा पाएंगे। इस इसी में देखेंगे आप 1000 दिवस के मामले की एक चेकलिस्ट बनाई है कि आपको क्या क्या चीजों को मोटा मोटी देखनी है। तो आप देखेंगे कि हर एक चेकलिस्ट में कुछ कुछ गतिविधियां लिखी गई हैं। गर्भावस्था के दौरान क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं, इसका विवरण आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन और ये जो पूरी 1000 दिवस हैं, ये 1000 दिवस आपकी जो गांव की पोषण प्रबंधन रणनीति बनी है, उससे भी लिंक आप इसको करके देख सकते हैं कि आपकी सारी चीजें वहां पर दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। तो आप उन दोनों को एक साथ देख सकते हैं कि आपकी पूरी पोषण प्रबंधन रणनीति इस 1000 दिवस की पुस्तिका पर निर्भर है। तो यहाँ सबसे पहले कालखंड में जो गर्भावस्था की जांच, शीघ्र पंजीयन, फिर एनसीपी कार्ड उपलब्ध कराना, गर्भवती महिला की बीमारियों का इतिहास जानना, खतरे के लक्षणों की पहचान करना, और जो हम अलग अलग उनके स्वास्थ्य जांच करेंगे, उन स्वास्थ्य जांच में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या सेवाएं देनी है, वो टीकाकरण, मासिक वजन, उसकी निगरानी, फोलिक एसिड प्रदाय, फोलिक एसिड के बाद से आयरन की गोली की प्रतिदिन सेवन, टीएचआर का सेवन, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पर गंभीर देखना है, जो चेकलिस्ट है। इसी तरीके से जो गर्भावस्था का जो दूसरा तिमाही हो गई, पहली तिमाही हो गई, अब दूसरी तिमाही। तो गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में आपको द्वितीय स्वास्थ्य परीक्षण करवाना है। फिर उसके बारे में आपको पूरी क्या क्या चीजें कराएंगे, उसमें आप उसके आयरन की गोली शुरू करवाएंगे, कैल्शियम की गोली शुरू करवाएंगे, बच्चे की धड़कन सुनाई देने लगती है, उसके बारे में परिवार को जागरूक करेंगे ताकि परिवार और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसको समझ पाए धड़कन सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, सही प्रगति हो रही कि नहीं हो रही है, ये जान पाए। फिर इसी प्रकार से उसके तीसरे गर्भावस्था के जो कालखंड है, जो 6 माह से लेकर के 9 माह तक का है, उसमें तीसरी और चौथी जांच को सुनिश्चित करना है।
फिर उसके बाद से आयरन की गोली, टीटी बूस्टर, मासिक वजन, और इसी प्रकार जो गर्भावस्था का जो आखिरी जो महीना है, 9वां महीना है, उसमें चौथे स्वास्थ्य जांच को करवाना है। एंड कोशिश करना है कि ये चौथा स्वास्थ्य जांच किसी भी हालत में एक डॉक्टर के माध्यम से किया जाए। फिर संस्थागत रेफरल, जी। तो फिर हमारा जो आखिरी महीना है उसमें चौथा स्वास्थ्य जांच, फिर संस्थागत प्रसव हेतु रेफरल, एम्बुलेंस की तैयारी, इन सब में परिवार को मदद करना। फिर जो चौथा जांच होगा उसमें फिर उसकी जटिलता को देखना कि किस तरह जटिलता तो नहीं है। उसमें अगर एनीमिया है तो उसकी रक्त की उपलब्धता कैसे होगी, रक्तदाता कौन कौन होंगे, उनकी जानकारी रखना। साथ में आईएफए की गोली प्रॉपर खाई जा रही है, कैल्शियम की गोली, मासिक वजन वृद्धि को देखना, उसके द्वारा टीएचआर का सेवन पर्याप्त मात्रा में किया गया कि नहीं किया गया वो देखना, और साथ ही साथ परिवार को जन्म के घंटे के अंदर ही स्तनपान को अनिवार्य रूप से कराने के लिए तैयारी करवाना। फिर अब जब धात्री माता है तो उसमें हम सबसे पहले जो सेवाएं दी जानी है उसके लिए प्रसव उपरांत पहले 42 दिन हमेशा बहुत क्रिटिकल होते हैं, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो उसके दौरान जो माँ को विशेष देखभाल के लिए हमें बार बार उसका फॉलोअप विजिट करना पड़ेगा, आहार की निगरानी करना पड़ेगा, हमको परामर्श देना होगा, पूरक पोषण आहार जो हम दे रहे हैं उसका सेवन धात्री माँ के द्वारा किया जाए, इस बात की निगरानी करना। फिर अतिरिक्त आराम उनको और स्तनपान न करा पाने की स्थिति वाली जो स्थिति है उसमें कैसे वो स्तनपान को जारी रखें, उस पर हमको सलाह देना। फिर प्रसव उपरांत 6 माह तक आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली के सेवन के बारे में उनको जानकारी देना। फिर शिशु काल का जो पहले 6 महीने हैं उसमें हमको प्रसव से 1 घंटे के अंदर स्तनपान, फिर उसको 24 जन्म से 24 घंटे के अंदर का पहला टीकाकरण, 6 माह तक केवल स्तनपान, फिर शिशु जन्म के जो हमारी HbA1c वाली जो गतिविधि है उसके अकॉर्डिंग उनका होम विजिट, मासिक शारीरिक वृद्धि निगरानी उनका करना, और जो प्रथम चरण का टीकाकरण है जो 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में लगना है उसके बारे में हमें परिवार को जानकारी देना और उसका फॉलोअप लेना। फिर इसके बाद से जो 6 माह से 2 साल तक के बच्चों की आयु है उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके ऊपरी आहार की शुरुआत करनी है। 6 से 8 माह में दिन में 2 से 3 बार खिलाने की सलाह देना, उसको हम नाप सकते हैं कि कम से कम 2 कटोरी पूरे दिन भर में खाना दें। 9 से 11 महीने के लिए हम 3 से 4 बार का सलाह उसको 3 कटोरी कम से कम दें। 12 से 24 महीने में 4 से 6 कटोरी खाना खिलाएं। फिर उसकी मासिक जो शारीरिक माप और वृद्धि निगरानी है, फिर HbA1c का जो फॉलोअप है इस दौरान, फिर पोषण पुनर्वास केंद्र पर अगर हम भर्ती करा रहे हैं तो उसका या सीसीएम कार्यक्रम के फॉलोअप करना, पूरक पोषण आहार जो हम उसको दे रहे हैं उसको पर्याप्त सेवन हो रहा है कि नहीं इस बात की निगरानी करना। फिर 2 वर्ष तक ऊपरी आहार में जानकारी देना। 9वें महीने पे खसरे के टीके लगाने के बारे में परिवार को परामर्श देना, विटामिन ए की खुराक की शुरुआत करना। फिर 6 से 24 माह में जो बच्चे को डीटी बूस्टर, खसरा 2, विटामिन ए की दूसरी खुराक, बूस्टर उसको बीपी की, ये सब जो देनी है इसके बारे में परिवार को सलाह देना। तो ये एक चेकलिस्ट है। अब इसी चेकलिस्ट के आधार पे आपको क्या क्या गतिविधियां करनी है इन 50 दिवस पे इस पर आपको जोर देना। अभी जो आप लोगों ने 43 और 44 नंबर का पेज देखा है, तो 43 और 44 नंबर के पेज में जो जीवन के 1000 दिवस हैं, फर्स्ट 1000 डेज, उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां की जानी वो लिखा है। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जो शुरू के 6 महीने हैं उसके अंतर्गत वो गतिविधि, ये चेकलिस्ट है, आपको उस बच्चे के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि वो गतिविधियां हो रही हैं या नहीं। इसी प्रकार जब गर्भावस्था में जितनी एक्टिविटीज लिखी हैं, एक सेकंड दिखाओ उस पेज को, 43
43, 43। जैसे गर्भावस्था में ये 7 प्रकार की एक्टिविटीज लिखी, चेकलिस्ट है, आपको सुनिश्चित करना है कि 7 प्रकार की सेवाएं गर्भवती महिला को दी गई हैं कि नहीं। इसी प्रकार जो तीसरे नंबर पर लिखा है, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि 6 माह से लेकर के 8 माह तक गर्भवती महिला, उसकी वो 7 सेवाएं दी गई हैं। थोड़ा पेज स्क्रॉल करिए। फिर उसके बाद आपको फिर ये 33 वाला जो हफ्ता, इसमें फिर देखना है कि ये सेवाएं दी कि नहीं। मेरे कहने का आशय यह है कि जो गर्भावस्था का महीना लिखा है, समय लिखा है, या फिर जो 6 महीने तक के बच्चों के शिशु की उम्र लिखी हुई है, उसके सामने जितनी गतिविधियां लिखी गई हैं, उन सभी गतिविधियों के द्वारा कि वो सेवाएं उस समूह को देना है, तो आप लोगों को चेकलिस्ट के द्वारा सुनिश्चित करना है कि उसको ये सेवाएं प्राप्त हो। चलो कह रही हूँ। तो जैसा ये चेकलिस्ट था, इसके आधार पे अब आपको यहाँ से पेज क्रमांक परिवार के, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी ये मेरा म्यूट अनम्यूट नहीं हो पाया था जी। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जो अभी स्वर्णिमा मैम ने आपसे चेकलिस्ट शेयर किया, बताया था यहाँ पे भी वापस से, उस चेकलिस्ट के आधार पे पेज क्रमांक 45 से लेकर के पेज क्रमांक 52 तक हमने आपके उन गतिविधियों को विस्तार से लिखने की कोशिश किया है कि इसका उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने परिवार भ्रमण के दौरान हितग्राहियों को परामर्श देने या उनसे पढ़वा करके उनको समझाने की कोशिश भी कर सकती है। इसलिए इन किताब का उपयोग इसका उपयोग एक तरीके से परामर्श टूल तकनीक के रूप में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं या आशा कार्यकर्ताएं कर सकती हैं। तो इस बात को आप उनको समझाने का प्रयास करें। इसके बाद से हमने अगले जो सेक्शन में 1000 दिवस में कि कौन कौन सी सेवाएं दी जानी है, किसका दायित्व होगा और किस स्थान पे दी जाएंगी, इसका हमने एक टेबल, एक सारणी बनाया है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि चरण क्या क्या है, कौन सा चरण है, उस चरण में क्या क्या सेवाएं दी जाएंगी और उन सेवाओं को देने का दायित्व किसका होगा और स्थान चयन क्या होगा। तो ये भी हमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा और एएनएम, इनको एक साथ बार बार जब हम टीकाकरण दिवसों पे उनसे मिल रहे हैं, तो इसको हमें बार बार उनके साथ दोहराव करना है, ताकि उनको ये क्लियर हो कि 1000 दिवस के दौरान जो गतिविधियां दी जानी है, उनमें इन तीनों मतलब कि ट्रिपल ए की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। ट्रिपल ए मतलब ध्यान रखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और एएनएम, इनकी क्या भूमिका है और इनको कैसे सेवाएं देनी है, इसके बारे में उनकी समझ अच्छे से बन पाए। तो ये हमारा लगभग 2 पेज पर ये पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसकी क्या भूमिका है। अब हमने आपको अनुलग्नक में बाल पोषण प्रगति पत्रक दिया है, जिसको मैं आपको अलग से विस्तार से एक्सप्लेन करता हूँ। बाल पोषण प्रगति पत्रक में हमने आपको ये 2 फोल्ड में होगा, मतलब एक पेज है जिसके 4 हिस्से होंगे। तो 4 हिस्से में सबसे पहला हिस्सा आपका ये रहेगा, जिसमें आपको ये सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सैम बच्चों के लिए 2-2
और मैम बच्चों के लिए आपको 4-4 ये सभी केंद्रों पे दी जा रही है। हो सकता है किसी केंद्र पे बच्चे सेम ना हो और किसी केंद्र पे सेम बच्चे 3 से ज्यादा हो, तो ये आपस में स्थानीय स्तर पे इसको आप एक दूसरे को दे करके इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ये एक एक बच्चे के लिए आपको उपयोग करना है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्तर का नहीं है। ये जितने सेम बच्चे होंगे उतने सेम बच्चों को हमें ये कार्ड उपलब्ध कराना है। इसी तरीके से ये जो पिंक कलर है ये आपके सेम बच्चों के लिए है, और जो आपके पास में येलो कार्ड पहुंचेगा बाल प्रगति पोषण पत्रक, ये मैम बच्चों के लिए। तो रंग का ध्यान रखें, जो इस तरीके से पिंक है ये आपके सेम बच्चों के लिए है, और ये जो येलो है ये आपके मैम बच्चों के लिए। तो इसमें आपका पूरा विवरण अगर आप देखेंगे तो विवरण इसमें स्पष्ट है। मैं थोड़ा इसको जूम करता ताकि आपको देख पाए आसानी से ये चीज। हाँ, तो इसमें हमने दो फोटो की जगह रखी है। परिवार से सहमति लें, परिवार अगर चाहता है कि हाँ मेरे बच्चे का फोटो इस पे लगा सकते हैं, तो परिवार की सहमति से ही आप बच्चों की फोटो का उपयोग करेंगे। हमें हर बच्चे की फोटो जबरदस्ती नहीं लगवानी है परिवार से बिना बात किए, क्योंकि फोटो लगाना ना लगाना ये परिवार का निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय, उनका अधिकार है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें बच्चे की भर्ती के समय की फोटो लगा सकते हैं, और जब बच्चा सामान्य पोषण स्तर में आ गया है तो उस समय की 12 सप्ताह के बाद की फोटो इसमें दूसरी तरफ लगा सकते हैं, ताकि परिवार भी देख पाए कि उनके बच्चे में उन्होंने क्या सुधार लाया है। फिर इसमें बच्चे का सीसीएम नंबर होगा जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन से आपको मिलेगा। बच्चे का नाम, जन्म तिथि, उम्र, ये सारे डिटेल रहेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर, आशा का मोबाइल नंबर, एएनएम का मोबाइल नंबर, ताकि परिवार को बताना है कि यदि कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो परिवार तुरंत आप में से तीनों में से किसी से भी संपर्क कर सके। फिर यहाँ पर ही पहले पेज में हम परिवार की जानकारी के लिए बताएं, परिवार इसको बार बार पढ़े कि उनका बच्चा क्यों कुपोषित हुआ और उसके कुपोषण से बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये और बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए परिवार क्या क्या हस्तक्षेप कर सकता है, ये यहाँ पर 3 तरीके से लगभग 4 हिस्सों में उसको हमने बताया यहाँ पे। तो ये हमें बताना है कि परिवार अपने स्तर पे इसको बार बार देखे। तो ये आपके बाल पोषण प्रगति पत्रक का पहला पेज होगा। इसी तरीके से जो इसका दूसरा पेज होगा वो ये रहेगा, जिसमें आप दूसरा पेज ये रहेगा जिसमें हम सैम बच्चों के उपचार के बारे में, जो उनको हम टीएचआर दे रहे हैं या उनके घर पे जो खाना खा रहे हैं उसकी निगरानी कर पाएंगे। तो पहले सप्ताह में बच्चे का हमने वजन लिखा, हमने उसको कितना टीएचआर, 1 पैकेट टीएचआर दिया। अब हमें देखना है कि बच्चे ने दिन भर में कितनी बार उस टीएचआर को खाया है घर पे। 1 बार में खा लिया, 2 बार में खा लिया, उसके अनुसार हम यहाँ पर लगाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चा एक दिन में कितनी बार खाना खाता है। तो अगर 4 बार से अधिक खाता है तो हम किसी भी एक डब्बे में डबल टिक कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसकी गणना कर पाएंगे कि बच्चे को दिन भर में कितनी बार परिवार खाना खिलाता है। और ये जो टिक लगाने का काम है ये परिवार खुद करेगा कि उसने बच्चे को दिन में कितनी बार खाना खिलाया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रत्येक सप्ताह का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन और 7वां दिन है जी। इस प्रकार से हम इसकी गणना कर पाएंगे कि बच्चे को दिन भर में कितनी बार खाना खिलाया जा रहा है परिवार के द्वारा, और क्या पहले सप्ताह में बच्चे को दवाई दी गई हाँ या नहीं में इसको यहाँ टिक लगा लेंगे कि जो आपने पहले 5 दिन के लिए बच्चे को एंटीबायोटिक खुराक दिया था वो बच्चे ने पूरी तरीके से उसको लिया या नहीं लिया, उसको आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। और जब हम परिवार को साप्ताहिक फॉलोअप दे रहे होंगे तो हम यहाँ तारीख डालेंगे और हमने क्या परामर्श दिया परिवार को उसके बारे में लिखेंगे, और परामर्श में उपयोग की गई सामग्री के बारे में बताएंगे, और साथ ही परिवार के किसी भी व्यक्ति का हस्ताक्षर भी करवाएं। तो जो परामर्शदाता है वो अपना हस्ताक्षर करेगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा है, जो भी उनको परामर्श दे रहे हैं, या सुपरवाइजर गई हैं या एएनएम ने परामर्श दिया है, तो वो अपना हस्ताक्षर करेंगे कि उनके द्वारा ये परामर्श दिया गया। इसके बाद से इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि
पेज क्रमांक जो इसका तीसरा होगा, तीसरे पेज में हमने बच्चे के वजन के अनुसार रंगों में हमने परिवार को दिखाने की कोशिश की है कि हम उसका हर सप्ताह वजन लेंगे। तो मान लीजिए कि पहले सप्ताह में वजन लिया, चूंकि बच्चा सैम है तो उसके वजन को हम लाल रंग में लिखेंगे। दूसरे सप्ताह में भी वजन लेते हैं, बच्चा सेम है तो उसके वजन को हम लाल रंग में लिखेंगे। तीसरे सप्ताह में भी बच्चा सेम है तो लाल में लिखेंगे। चौथे के सप्ताह में बच्चे का वजन बढ़ा और बच्चा मैम कैटेगरी में चला गया तो उसका वजन हम पीले रंग पे लिखेंगे। पांचवें सप्ताह में पीले रंग पे अगर है तो पीले रंग पे, छठवें सप्ताह में अगर पीले रंग पे है तो पीले रंग पे, सातवें में पता चलता है कि बच्चा सामान्य पोषण स्तर पे आ गया है तो सातवें सप्ताह का वजन हम उसको हरे रंग पे लिखेंगे। तो परिवार देख पाएगा कि उसका बच्चा लाल रंग से पीले रंग में आया, पीले रंग से हरे रंग का है। इसी तरीके से अगर किसी सप्ताह में बच्चे का वजन पीले पे चला गया है और वापस से वजन गिरा और लाल पे चला गया तो भी हम वापस से लाल पे आएंगे। तो ये हमारे पोषण स्तर के निर्धारण पर निर्भर करेगा कि बच्चे का वजन किस रंग में लिखना है, लाल रंग पे लिखना है या पीले रंग पे लिखना है या हरे रंग पे लिखना है। और बच्चे को जो हम THR दे रहे हैं, परिवार उसको कैसे उसको कैसे खिला सकता है, उसमें क्या क्या कितना पानी मिला है या अन्य कुछ सामान क्या क्या मिला सकता है, तेल है, घी है, गुड़ है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे विवरण लिखा गया है। तो ये आपका पेज क्रमांक 3 होगा। तो पेज क्रमांक 3 में आगे और पीछे का आधा हिस्सा आपका काउंटर फाइल है जो कि इस तरीके से कट लगा हुआ है। तो पेज क्रमांक 3 और मैं पेज क्रमांक 4 भी जो है वो आप देखेंगे तो उसमें आपको बच्चे के देखभाल के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि क्या क्या आपको 6 महीने तक बच्चे को नहीं देना है, फिर 6 स्तनपान के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद से बच्चे का जब आपने ऊपरी आहार शुरू कर दिया तो उसको कितना आहार देना है और उसके आहार की मात्रा 6 से 9 माह में, 9 से 12 माह में, 12 से 24 माह में क्या होगी, 2 से 5 साल के बच्चे को आप क्या क्या खाना खिलाएं और बच्चे के आहार को और बेहतर करने के लिए आप अलग से क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पेज क्रमांक 3 और 4 जो आगे पीछे होंगे उसका आधा हिस्सा तो परिवार की काउंसलिंग वाले हिस्से से हमने उसको जोड़ के रखा हुआ है और आधे हिस्से में हमने काउंटर फाइल बनाई। अब काउंटर फाइल में क्या है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जी, तो काउंटर फाइल का ये पहला हिस्सा दिखेगा जो ऊपर में आपको दिख रहा था उसके ठीक पीछे का हिस्सा होगा। तो ये काउंटर फाइल उस बच्चे का रिकॉर्ड रखने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर रहेगा। तो जहां जहां से लाइन लगी है उस लाइन से हम इसको फाड़ सकते हैं, आसानी से फटेगा क्योंकि कट लगा हुआ है हर बाल पोषण प्रगति पत्रक पे। तो ये आसानी से आप फाड़ करके आंगनवाड़ी केंद्र पे रख सकते हैं। बाकी हिस्सा आपको परिवार को देना है। इसमें आप सैम बच्चे का संख्या लिखते हैं, उसका पूरा नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, उसकी लिंग लड़का है या लड़की है, जाति वर्ग, चिकित्सीय जटिलता जो एएनएम ने जांच किया है, अगर उसमें कोई उसकी खून की क्या लेवल है, HB लेवल, मलेरिया है या नहीं है, उसके सांस लेने की दर कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है बॉडी का, निर्जलीकरण के लक्षण है या नहीं है, टीकाकरण अपूर्ण तो नहीं है। तो यहाँ पर वो आपको विवरण लिखना है। और यदि इसके अलावा कोई चीज है तो आपको 1 2 3 जो लिखा हुआ है वहां पे लिख देना है कि बच्चे को सर्दी जुकाम है या बच्चे को निमोनिया के लक्षण है या बच्चे में दस्त हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कोई भी ऐसी चीज हो रही हो तो आप यहाँ पर 1 2 3 पे लिख सकते हैं। अब ये बच्चे का प्रति सप्ताह जो आप वजन ले रहे हैं, भर्ती दिवस का तारीख लिखना है आपको, वजन लिखना है, लंबाई ऊंचाई लिखनी है और एडिमा आपको हर सप्ताह चेक करना है बच्चे के शरीर में कि एडिमा है या नहीं है। तो उसके आप यहाँ पर उसको लिख पाएंगे। फिर भूख की जांच के बारे में आपको लिखना है कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। भूख की जांच के लिए जरूर हमने कॉलम खाली छोड़ा है, उसको काला नहीं किया है, क्योंकि अगर किसी भी सप्ताह बच्चे का वजन कम हुआ है तो उस सप्ताह में आपको भूख की जांच दोबारा करना पड़ सकता है, इसलिए उसको हमने खाली रखा है। एंटीबायोटिक जो दवा है वो पहले सप्ताह तक जाएगी, उसके बाद नहीं दिया जाएगा, तो उसको हमने आगे ब्लॉक कर दिया है। एल्बेंडाजोल भर्ती दिवस पे देना है, आगे नहीं देना है, तो उसको हमने ब्लॉक कर दिया है।
फॉलिक एसिड भी भर्ती दिवस मतलब कि जिस दिन एएनएम आपके गांव में टीकाकरण करने आई है और जिस दिन बच्चे की शारीरिक जांच हुई है, उसी दिन अगर बच्चा आपके सीएसएम कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है तो हम उसको फॉलिक एसिड की खुराक भी देंगे। मल्टीविटामिन हम उस दिन से प्रारंभ करके उसको कंटिन्यू रखेंगे। आयरन की जो फॉलिक एसिड है वो भर्ती दिवस छोड़ करके अगले दिवस से स्टार्ट रखेंगे। और साप्ताहिक निष्कर्ष हर सप्ताह में आपको लिखना, नीचे लिखा हुआ है, पी से उपस्थित, ए से अनुपस्थित, डी से डिफॉल्टर, मतलब कि बच्चा लगातार 3 फॉलोअप में नहीं आया तो चौथे फॉलोअप में आप डी लिख सकते हैं। यदि आपने किसी फॉलोअप के दौरान, पहले फॉलोअप के बाद ही बच्चों को एनआरसी भेज दिया तो टी लिखना होगा। यदि बच्चे की मृत्यु हो गई तो एक्स लिखना होगा। यदि बच्चा हरे रंग में पहुंच गया है, जो आपने सारणी देखा था 3 रंग की, उसमें हरे रंग पे चला गया है तो सी लिखना होगा। यदि बच्चा पूरे 12 सप्ताह के बाद जो है या पीले रंग पे रह गया है तो एनआर लिखना होगा, नॉट रिकवर्ड लिखना होगा। तो हरा सी तभी लिखेंगे आप उस सप्ताह में, 12 सप्ताह में, जब बच्चा हरे रंग पे पहुंच चुका है। यदि इस दौरान अपने बच्चे को ओआरएस या जिंक की गोली दी है तो ओआरएस की पैकेट संख्या और जिंक की गोली संख्या भी आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो मैं अभी कल्सर घुमा रहा हूँ इसको आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं सीधा करता हूँ ताकि आप इसको देख पाए। ये आपका बच्चे को रेफर करने के लिए रेफरल कार्ड है। इसके 2 हिस्से हैं, एक इसके पीछे का हिस्सा है, एक ये सामने का हिस्सा है। तो ये पीछे का हिस्सा अभी आप देख पा रहे हो, सामने का हिस्सा इसके दूसरे तरफ में है। ये आपके सामने का हिस्सा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इस बच्चे को आप किस तारीख को रेफर कर रहे हो। ये भी आपके काउंटर फाइल से फट जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं आप, ये कट लगा हुआ है, इसको आप अपने काउंटर फाइल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवश्यकता पड़ने पर फाड़ सकती है। मतलब आपसे ये है कहने का कि हमने आपको हर एक बच्चे के लिए बाल पोषण प्रगति पत्रक दिया है और उस प्रगति पत्र के साथ हर एक बच्चे का रिकॉर्ड रखने के लिए आपको काउंटर फाइल दी है। और यदि बच्चे में कोई भी ऐसी बीमारी या ऐसा कोई भी लक्षण आता है पूरे 12 सप्ताह के दौरान तो उस बच्चे को एनआरसी भेजने के लिए आपको रेफरल पर्ची भी हर एक बच्चे के लिए दी जा रही है। तो ये हमारा हमको स्पष्ट होना चाहिए। हम इसमें बच्चे की जन्मतिथि लिखेंगे, माता पिता का नाम लिखेंगे, आंगनवाड़ी केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम लिखेंगे, जिस एनआरसी में भेज रहे हैं उस एनआरसी का नाम लिखेंगे और हमारे जो आंगनवाड़ी का जो हमारा सेक्टर है वो सेक्टर लिखेंगे, ताकि इस रेफरल पर्ची को लेकर के परिवार उस एनआरसी पर जाएगा और अपना पूरा विवरण वहां पर देगा। तो उस विवरण में और क्या क्या चीजें जानकारी रहेंगी वो आप एक बार देख लीजिए। इसमें जानकारी रहेगी उसके भूख की जांच के बारे में कि आपने भूख की जांच क्या था, पास हुआ कि फेल हुआ, क्या बच्चे का वजन बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रहा था, दोनों पैरों में एडिमा थी या नहीं थी, यदि कोई चिकित्सीय जटिलता थी, उसको बुखार आया, उसको निमोनिया के लक्षण दिखे या बहुत ज्यादा दस्त हो रहा है तो वो यहाँ लिखना है। यदि आपने गांव के स्तर पे कोई भी उपचार शुरू किया है, बच्चे को ओआरएस देना स्टार्ट कर दिया है, जिंक गोली देना स्टार्ट कर दिया है तो वो विवरण यहाँ लिखना है। और यदि बच्चा 6 माह से कम उम्र का है तो आपको यहाँ पर इस लाइन को, गोले को टिक कर देना है कि हाँ बच्चा 6 माह से कम उम्र का है या अन्य कोई कारण है तो यहाँ पर लिखना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखेंगी और अपना हस्ताक्षर करेंगी। तो इस तरीके से ये रेफरल कार्ड परिवार लेकर के संबंधित एनआरसी पे जा सकेगा, जहां उसको सारी जानकारी वहां पे आराम से वो उपलब्ध करा सकेगा भर्ती के समय। इसी तरीके से आपके काउंटर फाइल के पीछे के हिस्से में 4 सप्ताह आपने वहां दिया था, सामने वाले हिस्से में 5वां सप्ताह, 6वां सप्ताह, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12 सप्ताह। उसके बाद से जो आपका टारगेट वजन, जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे भी दिखेगा कि बच्चा कब सामान्य आएगा, तो वो टारगेट वजन आपको यहाँ लिख के पहले से रखना होगा। डिस्चार्ज के समय आपको यहाँ कोड लिखना पड़ेगा कि बच्चे की मृत्यु हुई है या बच्चा क्योर हुआ है, सी हुआ है, या बच्चा डिफॉल्टर हो गया है, या बच्चा नॉन रिकवर्ड है, मतलब सामान्य हो ही नहीं पाया, तो एनआर लिखना होगा। फिर क्योंकि सैम बच्चा है तो उसके 3 मासिक फॉलोअप होंगे, तो 3 मासिक फॉलोअप की यहाँ आपको जानकारी भरनी है। पहले मासिक फॉलोअप, दूसरा मासिक फॉलोअप और तीसरा मासिक फॉलोअप। इस तरीके से आपके ये सैम बच्चों का पूरा एक
बाल पोषण प्रगति पत्रक है, जिसमें हम पूरे 6 महीने तक की जो उस बच्चे की कार्रवाई है, पोषण स्तर की जो ट्रैकिंग है, उसको हम इस बाल पोषण प्रगति पत्रक के माध्यम से कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से मैम बच्चों का भी आप देखेंगे तो मैम बच्चों के लिए भी आपको पूरा दिया गया है यहाँ पर। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपको इसमें देखेंगे कि जो मैम बच्चों के लिए हमने चिकित्सीय जटिलता वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया है, क्योंकि उसकी चिकित्सीय जटिलता की निगरानी हमें नहीं करनी है। और खास तौर फिर आप देखेंगे कि उसको एंटीबायोटिक दवा भी नहीं देनी है, इसलिए वो भी हटा दिया गया है। यदि बच्चे में कृमि की कोई शिकायत है तो ही हमें एल्बेंडाजोल देना है, तो उसको रखा गया है। और इसके अलावा अन्य कोई भी ऐसी चीज बच्चे के लिए नहीं रखी गई है जो कि हम सैम बच्चों में रख पा रहे थे। यदि इस बच्चे को एनआरसी भेजने की कोई ऐसी कंडीशन आती है, एडिमा वगैरह उसमें डेवलप होता है, तो उस बच्चे के लिए भी आपको ये रेफरल कार्ड यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। बाकी सारी चीज जानकारियां जो सैम बच्चों के कार्ड पे थी वो मैम बच्चों के कार्ड पे भी है, ताकि हम परिवार को पर्याप्त रूप से परामर्श दे करके समझा सकें। तो ये आपका बाल पोषण प्रगति पत्रक था, जो सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सभी प्रत्येक बच्चे के मान से दिया गया है। तो ये आपको उपलब्ध होगा साथ में। और चूंकि इसके वितरण के लिए मैंने आपको स्पष्ट किया कि ये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र सैम बच्चों का 2 और मैम बच्चों का 4 रखा गया है, लेकिन स्थानीय स्तर पे उसको आपस में इधर से उधर भेजा जा सकता है। संख्या के आधार पे हो सकता है कुछ केंद्रों पे बच्चे ना हो, तो निकट के केंद्र पे वो संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब इसी बाल पोषण प्रगति पत्रक के बाद इसमें आपको अनुलग्नक में जो जेड स्कोर की जो तालिका है वो दी गई है, जिसके आधार पे आप तय कर सकते हैं कि बच्चा आपका सैम मैम या सामान्य पोषण स्तर में है। तो ये आप सभी बच्चों के वजन के और लंबाई चय लेने के बाद से इस तालिका का उपयोग करके निर्धारण कर सकते हैं। हरे रंग का मतलब है कि अगर बच्चे का वजन, उदाहरण के लिए एक बच्चा 54 सेंटीमीटर का है और वो बालिका है, तो 54 सेंटीमीटर की बालिका का वजन अगर 3 किलो 600 ग्राम से अधिक आता है तो सामान्य पोषण स्तर पे है। 3 किलो 600 ग्राम से कम और 3 किलो 300 ग्राम से ज्यादा आता है तो वो मध्यम में है। और यही 3 किलो 300 ग्राम से कम वजन हो गया अगर उस बच्ची का, तो वो सैम बालिका हो जाएगी। तो ये हमको इस तरीके से इसका ध्यान रखते हुए जेड स्कोर का उपयोग करना है। जेड स्कोर चार्ट के बाद आपको परिवार को क्या क्या परामर्श दे सकते हैं, 6 माह से कम आयु के बच्चे को, 6 माह से कम आयु के बच्चों को शिशुओं के लिए क्या परामर्श है, 6 माह से 5 साल के बच्चों को क्यों हम ऊपरी आहार देने की बात शुरू करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है कि उसकी ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो पहले 6 महीने में तो माँ के दूध से पूरी होती है, लेकिन धीरे धीरे जो हरा रंग है वो कम होना शुरू हो जाता है, मतलब कि माँ के दूध की गुणवत्ता कम होती है 6 महीने के उपरांत। तो हमें ऊपर का खाना देना उसको जरूरी है, क्योंकि लगभग बड़ा हिस्सा जो है वो ऊपर के भोजन से उसको मिलने वाला है। इसी प्रकार से पूरक आहार देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, माँ को पौष्टिक पूरक आहार की विशेषताएं बताने के बारे में, उन्हें शिक्षित करना कि चाय कॉफी या किसी तरह का ड्रिंक या चीनी जो है वो किस तरीके से उनके पोषण को प्रभावित कर सकती है, आहार का गाढ़ापन कितना होना चाहिए, आहार देने का सही तरीका क्या होगा। और ये एक पूरा टेबल बनाया गया है जिसमें आप उम्र के अनुसार देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में देनी है, कितने बार देनी है और क्या क्या दिया जा सकता है, सुझावात्मक है। मतलब उसके आसपास की चीजें आप और भी निचले स्तर पे देख सकते हैं, जो बच्चे को परिवार खिला सकता है उसके बारे में आप सलाह दे सकते हैं। फिर उन्हें क्या सिखाना, स्वच्छता के संबंध में, बीमारी के दौरान आहार देते समय किन बातों का ध्यान रखना है, स्वस्थ होने के बाद आहार देना है इसके बारे में, घर पर उपयुक्त तरीके से कैसे आहार दे सकते हैं इसके बारे में आपको एक ये काउंसलिंग टूल दिया गया। फिर ये एक अनुलग्नक है जिसमें हमने आपको विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय
घरेलू पौष्टिक आहार तैयार करने की जो विधि है, वो जैसे ज्वार की रबड़ी कैसे बना सकते हैं, मक्का की रबड़ी कैसे बना सकते हैं, फिर दलिया का पुलाव कैसे बन सकता है, फिर पालक की खिचड़ी और सत्तू कैसे तैयार कर सकते हैं, खिचड़ी कैसे तैयार कर सकते हैं, मीठा पोंगल कैसे बना सकते हैं, बाल मिश्रण तैयार करने का क्या तरीका होगा। तो इसमें वो सारी चीजें रखी गई हैं और इसमें आप मिलेट्स के आधार पे इन सब चीजों का उपयोग करना परिवार को बता सकते हैं। ये ध्यान रखें, ये जो जितने सजेस्टिव यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सभी परिवार को बताने के लिए है। ये आपके और किसी भी अन्य शासकीय आदेश में जो आरटीई है उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ये परिवार को बताने के लिए है, ताकि आप परिवार को समझा सकें कि वो किस तरीके के आहार बना करके बच्चों को, अपने जो सैम या मैम बच्चे हैं उनको खिला सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका कुल 70 पेज का जो आपका ये पूरा एक बुकलेट है, जो सीसैम प्रोग्राम, आईएमएम प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सभी आशा, सभी एएनएम, सभी हेल्थ और एसिडेंट्स के सुपरवाइजर, बीएमओ, हमारे परियोजना अधिकारियों, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारियों, सीएमएचओ के लिए आपके जिलों की तरफ भेजी गई हैं। तो इसको आप सुनिश्चित करें कि सभी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में ये पहुंच जाए। थैंक यू। जी जी। धन्यवाद तारकेश्वर। अभी आप लोगों को ये जो सीसैम बुकलेट है, इस बुकलेट में क्या क्या इसके बारे में तारकेश्वर जी ने बहुत डिटेल में बताया है। तारकेश्वर जी हमारे डायरेक्टरेट में यूनिसेफ की तरफ से न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हैं। इस किताब को आप लोगों को देने का जो पर्पस था, साथ में पढ़ने का जो पर्पस था, कि आप लोग इस बात को समझ सकें कि कुपोषित बच्चों का पोषण प्रबंधन कैसे करना है। कुपोषित बच्चों के अंतर्गत सैम और मैम बच्चे, दोनों बच्चों को सुपोषित करने के लिए क्या क्या कार्रवाई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्तर से करती हैं, इस किताब में पूरा डिटेल में लिखा, जिससे कि आप पढ़ ले, समझ ले और उस पर आप काम कर सकते। इसी प्रकार जीवन के 1000 दिवस, मतलब अगर गर्भवती महिला है तो उसको क्या क्या सेवाएं देना है, 6 महीने तक का बच्चा है तो क्या क्या सेवाएं देना है, और 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का जब तक बच्चा होता है तो उसकी क्या क्या सेवाओं पर हमें ध्यान देना है, उसके बारे में किताब है। अब इस किताब में इन 2 चीजों को ही क्यों डाला, वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और बड़े बड़े जो जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन सबके मुताबिक कुपोषण को कम करना और शुरू के जीवन के 1000 दिवस पर अगर हम लोग अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों के मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। इसी को ध्यान में रख के हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लिए ये किताब बनाई गई है और इस किताब में बहुत सरल हिंदी में लिखा हुआ है। आप लोग अगर इस किताब को पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ आशा को भी किताब दी गई है, तो आप लोग इस किताब को पढ़िएगा। मोटा मोटा किताब के अंदर क्या अभी आपको बताया गया। YouTube पर बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिखा कि उन्हें किताब नहीं मिली है, तो मेरा सभी डीपीओ और सीडीपीओ से आग्रह है कि सभी जिलों में किताब पहुंच चुकी है तो आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक जरूर किताब भिजवा दीजिए, और साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से आशा कार्यकर्ता को भी किताब दिलवाइए। इसके जो निर्देश हैं वो महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव और अपर प्रमुख सचिव, उन सबके हस्ताक्षर से जारी हुआ। तो ये किताब आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी लागू है और इसको वैसे काम करना है। इस किताब को भेजने से पहले आप लोगों को भेजने के बाद इस किताब पर चर्चा हुई। हम लोगों ने ये चाहा था कि किताब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ में आज तक पहुंच जाए और आप लोग किताब लेकर हमारे पास पढ़े। मुझे अभी समझ आया कि बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किताब नहीं मिली है, तो अब डीपीओ किताब को भिजवा दें सभी तक। इसके बाद जो सुपरवाइजर्स हैं वो इस किताब को 5-6 छोटे छोटे समूह में कार्यकर्ताओं के साथ एक बार इसको पढ़ लेंगे तो कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों को समझ पाएंगे कि करने में हमारी क्या ड्यूटी हो सकती है। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि ये कोविड का समय है और हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे, रामपुर नमकीन के जो सुपरवाइजर्स बैठे हैं, कृपया कर बात पर फोकस करें। आप लोग थोड़ा हंसते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है हम लोग इतना मेहनत करके बात करते हैं और जब ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो अच्छा नहीं लगता कि हम आप लोगों के लिए ये सब काम कर रहे हैं।
तो आप लोगों को इस कोविड के कठिन समय में ये किताब आपके लिए बहुत बहुमूल्य साबित होगी, और आप लोग कैसे घर जाकर इसमें जो संदेश लिखे हुए किस प्रकार आप बच्चों की देखभाल कर सकते हो, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सेवा देना, कैसे चेकलिस्ट बदल सकते हो। आपके इस प्रयास से बहुत सारे प्रसव सही होने लगेंगे, कम वजन के बच्चे होने की जो संख्या कम होने लगेगी, साथ ही साथ कुपोषित बच्चों की भी संख्या कम होने लगेगी, बच्चे सुपोषित होने लगेंगे। अगर आपने सारे कामों को देख लिया कि वो सब काम हो गए, 1000 दिवस के अंतर्गत 1000 दिवस में प्रेगनेंसी भी, गर्भावस्था भी आ जाएगी, 6 महीने तक के बच्चे की देखभाल भी, उसमें पूरी गतिविधियां लिखी, और आप क्या समझाओगे बाद में वो भी दिया है। तो इस प्रकार ये किताब आप लोगों के लिए बहुत बहुमूल्य है, और इस कोविड काल में आप इस किताब को पढ़कर, इसमें लिखी बातों को पढ़कर, उसको पालन कर बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आप सभी कुपोषित बच्चों को सुपोषित कर सकेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने YouTube पर अपनी बात रखी है, और हमारी कार्यकर्ताएं बातों को समझना चाहती हैं और बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं। ये उस YouTube के मैसेजेस को पढ़कर समझ आ रहा है, एंड मुझे खुशी भी हो रही है इस बात को जानकर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इस बात को बहुत अच्छे से समझना भी चाहती हैं। तो आज मेरे जितने भी साथी DPO से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि किताबें कार्यकर्ताओं तक जाए। हमारी आपसे अपेक्षा थी कि किताबें आज पहुंच जानी चाहिए थी, किंतु नहीं पहुंच पाई है। अंजुम भी अपना कैमरा बंद करें या कुछ करें, आप सोते हुए नजर आ रहे हो, जिसका भी कैमरा है। और इसके बाद हमारे सुपरवाइजर से सुनिश्चित किताबें पहुंच जाए, उसका कार्यकर्ता उस किताब को जरूर पढ़ ले। ये किताब हम लोगों को कोविड काल में हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, ये मेरा कहना है। इसके बाद भी किसी CDPO सुपरवाइजर को कोई इश्यू है तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। कोई आपकी कठिनाई होगी उसको बता सकते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि हम लोग इस सत्र को दोबारा करें तो दोबारा भी सत्र लोगों के लिए आयोजित कर सकते हैं, जिसमें हम लोग दोबारा इसको पढ़ सके। बाल पोषण प्रगति पत्रक हर सैम और मैम बच्चे के पास होगा, जिसमें कि उस बच्चे का हर महीने का फॉलोअप की भी बात आएगी, वो क्या दवा खा रहा वो भी उसमें एंट्री होगा, तो सही ढंग से हो पाएगा। कुछ जगह पर जब IMM का अपन देखो, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, फॉलोअप बहुत अच्छा, पर बच्चे की रिकवरी नहीं है। रिकवरी का मतलब बच्चा कुपोषित से सुपोषित नहीं हो पा रहा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो बच्चों को सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं को देने में कहाँ कमी रह गई या कहाँ क्वालिटी खराब है जिससे रिकवरी नहीं हो रही। इसीलिए आप सबको चेकलिस्ट भी दिया, IMM में 10 स्टेप दिए हैं, दवा कौन कौन सी खाना है, सब लिखा है। मुझे लगता है हर कोई हमारे इस चीज को समझ लेगा और काम करेगा, तो आप लोगों के सहयोग से निश्चित तौर पर हम लोग कोविड के संक्रमण काल में बच्चों को कुपोषण से रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि तीसरी लहर आ रही है, कब आएगी नहीं आएगी एक अनुमान है, लेकिन हमको पता भी कोविड गया नहीं है और अभी कोविड के केसेस कम हैं। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से इस किताब को पढ़कर काम करिए। निश्चित तौर पर अगर थर्ड वेव आती भी है तो हम लोग अपने बच्चों को इतना तंदुरुस्त कर चुके होंगे कि वो उन पर बहुत असर नहीं दिखा पाएगी। और वक्त की भी अभी आवश्यकता है कि इस दौरान हम लोग बहुत अच्छे से कुपोषण को कम करने के लिए काम करें और 1000 दिवस पर ध्यान दें इस कोविड काल में, जिससे कि हम लोग सुपोषित बच्चे और माताओं का हो सके और उसके लिए हम लोग अपनी सेवाएं दे सके। आपकी सुविधा के लिए हर कहीं पर चेकलिस्ट किताब आप तक भेजी गई है। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। जिसका जो क्वेश्चन अलग से होगा वो हमसे कर सकता है, फोन पर भी बात कर सकता है, सत्र आयोजन के भी हम लोग दोबारा बात कर लेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करें, अन्यथा हम फिर आज का बैठक को खत्म करेंगे। एक प्रश्न आया हुआ था, एक ही प्रश्न है किस कहीं से, जिसमें रेफरल पर्ची में CSAM नंबर कौन सा लिखेंगे? बिल्कुल जो आपके संपर्क एप्लीकेशन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है वही नंबर आपको रेफरल पर्ची पे भी लिखना है। आंगनबाड़ी वर्कर्स भी जो हैं, सुपरवाइजर्स भी जो हैं, ये किताब सुपरवाइजर्स जो हैं CDPO से बोले, CDPO जिले से बात करेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि विदिन 3 डेज हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास उसकी पुस्तिका पहुंच जाए। पुस्तिका और बाल पोषण पत्रक और सामुदायिक ग्रोथ चार्ट। सामुदायिक ग्रोथ चार्ट के लिए हम लोग पृथक से किसी प्रकार की बैठक रखते हैं, उसको कैसा भरना है उस पर आप लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। धन्यवाद सभी को। तो हम इस बैठक को अभी यहाँ पर